अच्छा देखो, रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा ठीक है, देखो सेल ऑन अप्रूवल बेसिस जो हम लोग कर रहे थे उसमें ये कुछ क्वेश्चंस हमारा बाकी था। ये देखो, ये वाला, ये करने के बाद हम लोग नया चैप्टर लेंगे, तो थोड़ा देरी तो हो गया। चलो देखते हैं कितना हो जाता है। तो देखो, ये पहले ही बता देते, देखो तुम लोग का जो पैटर्न है क्वेश्चन का, उसमें तुम लोग का ये सब नहीं आता है, एमसीक्यूज ऐसा नहीं आता है, लेकिन जस्ट फॉर नॉलेज हाँ 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो देखो, पहले बोला है गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस आर नॉट रिकॉर्डेड एज क्रेडिट सेल्स इनिशियली व्हेन दे आर सेंट आउट इन केस द बिजनेस एंटिटी सेल गुड्स कैजुअली ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। तो ये ट्रू होगा कि फॉल्स? बोल रहा है कि गुड सोल्ड ऑन सेल ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस ये रिकॉर्ड नहीं किया जाता है एज क्रेडिट सेल इनिशियली व्हेन दे आर सेंट आउट इन केस द बिजनेस एंटिटी सेल गुड्स कैजुअली, बोल रहा है, ठीक है। तो क्रेडिट सेल के तरह मतलब एक्चुअल सेल्स की तरह कब रिकॉर्ड कर किया जाता है? जब गुड्स कैसे बेचा जाता है? 3 तरह का था ना, एक था कैजुअली, एक था न्यूमरसली और एक था फ्रीक्वेंटली। तो किसमें हम लोग जो है क्रेडिट सेल की तरह ट्रीट करते थे, बोलो क्या मैम ये सही? कैजुअली। कैजुअली, तो ये कैजुअली होने पे कैसे रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट सेल ही, ये देखो ना, ये वाला, ये देखो कैजुअली होने से क्या रिकॉर्ड करेंगे? ऑर्डिनरी सेल। ऑर्डिनरी सेल मतलब क्या? क्रेडिट सेल। क्रेडिट है तभी तो रिकॉर्डिंग का बात आ रहा है, अगर क्रेडिट ही ना हो तो अकाउंट्स का क्या काम? कोई काम ही नहीं होता। अगर सारा चीज कैश में ही हो जाता तो फिर अकाउंट्स का कोई काम ही नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर ये वाला ट्रू होगा कि फॉल्स, ये बताओ। ये सही बोल रखा है कि गलत बोल रखा है? मैम फॉल्स हो। फॉल्स होगा, करेक्ट, ये हो जाएगा फॉल्स, गलत बोल रखा है ना, क्योंकि रिकॉर्ड होगा। द कस्टमर रिटेन्स द गुड्स इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द मेंशन पीरियड बट दिस एक्ट डज नॉट कन्फर्म टू सेल ऑफ गुड्स एज देयर इज नो एक्सप्रेस कंसेंट गिवन। तो ये क्या होगा? बोल रहे कि कस्टमर ने गुड्स रख लिया, एक्सपायरी डेट चला गया और उसने कुछ बताया नहीं, तो इसको हम लोग कम ये नहीं मानेंगे कि ये सेल है, क्योंकि उसने कुछ एक्सप्रेस नहीं किया है कंसेंट कि हाँ मुझे लेना है, लेकिन एक्सपायरी डेट चला गया है। तो क्या सेल होगा कि नहीं होगा? तो उसके हिसाब से ये सही है कि गलत, बोलो। मैम फॉल्स होगा। हाँ, ये फॉल्स होगा ना, क्योंकि अगर एक्सपायरी डेट चला गया और हम लोगों ने कुछ बताया नहीं, कुछ मेंशन नहीं किया, एक्सपायरी डेट चला गया, हम लोगों ने कुछ मेंशन नहीं किया, तो इसका मतलब हम लोग एज ए कस्टमर क्या बोलना चाह रहे हैं? हाँ हमें पसंद है, ले रहे, मतलब अब वापस तो नहीं होने वाला, इसीलिए ये फॉल्स हो गया। At the end of the year, those goods on approval basis awaiting approval from the customer are shown as part of sales in the books of the seller। बोल रहा है कि at the end of the year, जब ईयर एंड हो जाता है, those goods on approval basis awaiting approval from the customer, कस्टमर के अप्रूवल के लिए अभी भी वेटिंग में है, मतलब स्पेसिफाइड टाइम नहीं आया है, आर सोन एज अ पार्ट ऑफ सेल्स इन द बुक्स ऑफ द सेलर। सेलर अपने बुक्स में उसे सेल बोल के ही दिखा देता है या फिर ईयर एंड आने पे कुछ और कर लेता है, बोलो। मैम फॉल्स होगा। हाँ फॉल्स। क्लोजिंग स्टॉक है की तरह दिखाएगा। हाँ, क्लोजिंग स्टॉक की तरह दिखाना पड़ेगा ना, क्योंकि जो गुड्स सेल नहीं हुआ वो क्लोजिंग स्टॉक होगा। गुड्स का दो ही सिचुएशन हो सकता है, या तो बिक गया या तो क्लोजिंग स्टॉक हो गया, तो ये फॉल्स है। तो अगर नहीं अप्रूवल मिला है तो उसे हम लोग रिवर्स कर देंगे, सेल कैंसिल करके फिर उसको क्लोजिंग स्टॉक दिखा देंगे। नो एंट्री नीड्स टू बी पास्ड इन द बुक्स ऑफ द सेलर। सेलर के बुक्स में कोई एंट्री पास करने का जरूरत नहीं है। व्हेन द कस्टमर रिजेक्ट्स द गुड्स अवेटिंग फॉर अप्रूवल आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ द बुक्स ऑफ द सेलर। देखो क्या बोल रहा है, अगर बुक्स क्लोज हो गया है मतलब ईयर एंड आ गया है, नो एंट्री नीड टू बी पास्ड इन द बुक्स ऑफ द सेलर, सेलर अपने बुक्स में कोई एंट्री नहीं करेगा। अगर कस्टमर गुड्स को रिजेक्ट करता है, ठीक है, रिजेक्ट करता है आफ्टर क्लोजिंग ऑफ द बुक्स, मतलब बुक्स क्लोज होने के बाद अगर रिजेक्ट कर रहा है, मतलब स्पेसिफाइड टाइम उसके बाद था, तो अगर उसके बाद रिजेक्ट कर रहा है तो क्या कोई एंट्री पास करने का जरूरत होगा कि नहीं? बोल रहा है कोई एंट्री पास करने का जरूरत नहीं होगा, स्टेटमेंट ये बोल रहा है, तो स्टेटमेंट सही है कि गलत? मैम ट्रू है। ट्रू है, क्योंकि वो ऑलरेडी सेल को कैंसिल करके क्लोजिंग स्टॉक दिखा चुका है। क्लोजिंग स्टॉक दिखा दिया, इसके वजह से उसका फाइनल अकाउंट सही बन गया है, ठीक है। भले ही क्लोजिंग स्टॉक विद कस्टमर दिखाया हो उसने, तो इसीलिए यहाँ पर जो बोल रहा है कि एंट्री और पास करने का जरूरत नहीं, क्योंकि सेल्स रिटर्न का एंट्री मतलब सेल का कैंसिलेशन वो तो पहले ही कर चुके हैं, तो ये ट्रू है। द पीरियड विद इन विच द कस्टमर हैज टू रिजेक्ट और एक्सेप्ट इज फिक्स्ड बाय द बायर। बोल रहा है कि कितने दिन के अंदर हमें रिजेक्ट या फिर एक्सेप्ट का कंसेंट बताना है, ये टाइम फिक्स्ड कौन करता है? बायर। क्या ये सही है?
क्या हम लोग फिक्स्ड करेंगे एज ए कस्टमर ऑनलाइन में? ट्रू ये क्या होगा, ट्रू या फॉल्स? ट्रू होगा मैम, ट्रू। नहीं, फॉल्स होगा ना। फिक्स बाय बायर नहीं होता है, फिक्स बाय सेलर होता है ना। अगर हम लोग कुछ गुड्स खरीद रहे हैं, ठीक है, अब उसको कितने दिन में रिटर्न करना है वो तो हमें सेलर ही बताता है ना। जिस सेलर से हम लोग खरीदेंगे, चाहे ऑनलाइन में खरीदो ऑफलाइन में खरीदो, कितने दिन में रिटर्न करना है वो तो सेलर बताएगा ना, बायर तो नहीं बता सकता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फॉल्स होगा ना। द पीरियड विद इन विच द कस्टमर हैज टू रिजेक्ट और एक्सेप्ट हिज फिक्स इज फिक्स्ड बाय द सेलर होना चाहिए, है ना। समझ में आया क्यों ये वाला फॉल्स होगा? यस मैम, यस। अच्छा, अब ये बताओ, देखो क्या बोल रहा है। वेन ए लार्ज नंबर ऑफ आर्टिकल्स आर सेंट फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली बोला है, ठीक है, फ्रीक्वेंटली ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, तो इट इज नेसेसरी टू मेंटेन। अगर फ्रीक्वेंटली होता है तो क्या मेंटेन करना पड़ता है, सेल्स जर्नल, गुड्स रिटर्न जर्नल, सेल्स और रिटर्न जर्नल। ये देखो यहाँ पर फ्रीक्वेंटली होने से क्या होता है, ये रहा फ्रीक्वेंटली, क्या मेंटेन होता है, सेल्स और रिटर्न जर्नल, है ना। सेल्स और रिटर्न जर्नल, तो कौन सा आंसर होगा बोलो, ये वाला, ऑप्शन सी, सेल्स और रिटर्न जर्नल, है ना। ये देखो, सेल्स जर्नल कुछ नहीं होता है, सेल्स और रिटर्न जर्नल होता है, गुड्स रिटर्न जर्नल भी नहीं होगा, सेल्स और रिटर्न जर्नल ये है पूरा। वो जर्नल का नाम जो है वो है सेल्स और रिटर्न जर्नल, एप्रोप्रिएट नाम ये है, ये वाला होगा, ठीक है। अच्छा, सेल्स और रिटर्न डे बुक एंड सेल्स और रिटर्न लेजर आर नोन एज, अगर दोनों चीज बना रहे, लेजर भी बना रहे, रिटर्न डे बुक भी बना रहे, जो हम लोग लास्ट दिन पढ़े थे ना, देखो दोनों चीज बनता है इसमें। जो मेथड 3 है उसमें दोनों चीज बनता है, जब ऑलवेज हम लोग सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे बेचते हैं। और ये दोनों बुक्स को मिला के क्या बोला जाता है बोलो, ये दोनों बुक्स को मेमोरेंडम बुक। मेमोरेंडम बुक्स, यानी कि ऑप्शन सी होगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो, ए सेंट सम गुड्स कॉस्टिंग 3500 एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, ये कॉस्ट है, 25% प्रॉफिट ऑन सेल पे इसे बेचा गया है, टू बी ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। बी रिटर्न गुड्स कॉस्टिंग 800 एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड एज ऑन 31st of December 2020, the remaining goods were neither returned nor were approved by him, the inventories on approval will be shown in the balance sheet at, देखो फिर से बता दे रहे हैं। ए जो है उसने कुछ गुड्स भेजा है जिसका कॉस्ट है 3500, 25% प्रॉफिट लगा के बेच दिया है, किसको, बी को, सेल और रिटर्न बेसिस में। मतलब बी को बोला है देखो बी, तुमको पसंद आए तो लो, नहीं पसंद आए तो रिटर्न कर देना, टाइम भी बता दिया होगा। बी ने रिटर्न कर दिया, लेकिन 800 का, 3500 में से 800, क्योंकि ये कॉस्ट बता रहा है तो कॉस्ट के साथ कॉस्ट को मिला लेते हैं, इतना रिटर्न कर दिया एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, जो कि 31 दिसंबर 2020 है। द रिमेनिंग गुड्स वेर नाइदर रिटर्न नॉर वेर अप्रूव्ड बाय हिम, इसका मतलब टाइम नहीं आया। रिमेनिंग कितना है, 3500 में से अगर 800 जो है ये रिटर्न हो गया है, तो अभी भी कंफर्मेशन के लिए कितना बचा हुआ है, माइनस करके देख लो कितना, 2006 हो रहा है या 7 हो रहा है, 8 9 10 11 2007। 700, ठीक है। 2700 अभी भी क्या है, अप्रूवल के लिए बाकी है, ठीक है। द इन्वेंट्रीज ऑन अप्रूवल, इन्वेंट्रीज ऑन अप्रूवल विल बी शोन इन द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में इन्वेंट्रीज यानी कि क्लोजिंग स्टॉक कितने से दिखेगा बताओ, क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट किस, प्राइस पे दिखेगा। हाँ तो कॉस्ट प्राइस कौन सा है, यही वाला है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, एनआरवी ज्यादा ही होगा, 25% प्रॉफिट लगा के बेच रहे हैं ना, तो एनआरवी ज्यादा ही होगा, तो कौन सा वैल्यू हो जाएगा बोलो, यही वाला, ये जो कैलकुलेट, 2007। 2700 अभी अभी जो कैलकुलेट किया, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है। A merchant sent goods on his goods casually, send out his goods casually, casually बोला है, casually मतलब कभी कभार सेल ऑन अप्रूवल बेसिस करता है, टू हिज डीलर ऑन अप्रूवल बेसिस, ऑल सच ट्रांजैक्शन आर हाउएवर रिकॉर्डेड एज एक्चुअल सेल्स, क्योंकि कैजुअली करेगा तो एक्चुअल सेल्स ही मानेगा, एंड आर पास्ड थ्रू द सेल्स बुक। On 31st December 2020, it was found that 100 article at a sale price of 200 each sent on approval basis were recorded as actual sales at that price। तो यहाँ से यहाँ तक ना एक स्टोरी बता दिया, एक मर्चेंट है जो अपना गुड्स कैजुअली अपने डीलर को अप्रूवल बेसिस पे भेजता है, और सारे
सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेता है एज ए एक्चुअल सेल्स, क्योंकि वो रूल्स ये कैजुअली करोगे तो एक्चुअल सेल्स ट्रीट कर सकते हो। और अकाउंट जो है 31 दिसंबर को एंड होता है। और ये देखा गया 31 दिसंबर को कि 100 आर्टिकल्स इसने सेल प्राइस 100 आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 200 करके सेल प्राइस है, ठीक है, इनवॉइस प्राइस या सेल प्राइस करके उसने भेजा था एक्चुअल सेल्स ट्रीट करके। द सेल प्राइस वॉज मेड एट कॉस्ट प्लस 25%। तो ये 200 कैसे आया था? कॉस्ट प्लस 25% करके। द अमाउंट ऑफ इन्वेंट्रीज ऑन अप्रूवल विल अमाउंटिंग टू। तो इसका मतलब है कि हमें पूछ रहा है कि इन्वेंट्रीज यानी क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा। तो देखो जितना भेजा था उसका कोई भी अभी तक अप्रूवल नहीं आया है, इसका मतलब उसने पूरा ही उसको क्लोजिंग स्टॉक दिखाएगा वो, ठीक है। जो मर्चेंट है वो पूरा ही क्लोजिंग स्टॉक दिखाएगा, क्योंकि अभी तक कुछ कंफर्मेशन नहीं आया 100 आर्टिकल का, पूरा ही वो क्लोजिंग स्टॉक दिखा देगा। तो 200 तो सेल प्राइस है, कॉस्ट प्राइस क्या होगा बोलो, कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये देखो कॉस्ट कॉस्ट अगर 100 है तो प्रॉफिट 25 है, तो 125 हो गया। देखो 125 हो गया, क्या ये हो गया सेल प्राइस, ठीक है, ये सेल प्राइस हो गया। तो 125 इक्विवेलेंट टू 200 ऐसे करके कर सकते हो, या फिर जो मैंने शॉर्टकट सिखाया था उससे बहुत ही जल्दी होता है। ये देखो कॉस्ट पे 25% का प्रॉफिट है ना, तो 1/4, ठीक है। तो 1 रुपया प्रॉफिट है तो 4 रुपया कॉस्ट है, तो 1 रुपया प्रॉफिट है तो सेल कितने रुपए का होगा बोलो? 1 रुपए 5। प्रॉफिट 5, ठीक है। तो इस पे डायरेक्ट 5 लगा दो, 200 का 1/5 40 रुपीज। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? प्रॉफिट हटा दो 160, ठीक है। तो 160 करके कॉस्ट प्राइस है, 160 इंटू 100 आर्टिकल कितना हो जाएगा? उतना ही क्लोजिंग स्टॉक होगा। 100 आर्टिकल का तो कुछ भी अप्रूवल नहीं आया ना, तो पूरा का पूरा क्लोजिंग स्टॉक होगा। 100 इंटू 160 तो कितना हो जाएगा? 16,000, ठीक है। इससे जल्दी होगा, बाकी तुम लोग वैसे करके भी कर सकते हो। 200 इक्विवेलेंट टू 125 देन 100 इक्विवेलेंट टू कितना, तो वो भी डायरेक्ट 160 आ जाएगा, उसमें तुम लोग का डायरेक्ट 160 आ जाएगा, ठीक है। जैसा ठीक लगे कर सकते हो। तो इसमें 16,000 क्लोजिंग स्टॉक होगा, क्योंकि किसी भी स्टॉक का अप्रूवल नहीं आया ना, इसी वजह से। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोल रहा है। उमेश सेंड आउट गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस ऑन द फॉलो एज फॉलोज, ठीक है, एज फॉलोज। यहाँ पर लास्ट में क्या बोल रहा है एक बार देख लो। इन्वेंट्रीज ऑफ गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस ऑन 31 जैन। 31 जैन को बोल रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक कितना दिखेगा। इन्वेंट्रीज मतलब क्लोजिंग स्टॉक कितना दिखेगा, ईयर एंड का इन्वेंट्रीज पूछ रहा है, यानी क्लोजिंग स्टॉक ना। स्टॉक स्टॉक ओपनिंग हो सकता है, क्लोजिंग अगर 31 है तो ये क्लोजिंग स्टॉक पूछ रहा है कितना होगा। अब ये रीड करने आना चाहिए हमें। देखो 8th ऑफ जैन को अन्ना बोल के कोई कस्टमर है, उसको 3,500 गुड्स भेजा गया था, उसने गुड्स 3,000 एक्सेप्ट किया, 500 रिटर्न कर दिया। तो इसका कोई क्लोजिंग स्टॉक नहीं बनेगा, क्योंकि 8 तारीख को ही सारा चीज यहाँ पर दिखा दे रहा है क्या हुआ था। 10 तारीख को देखो बाबू बोल के कोई कस्टमर था, उन्होंने 2,800 का गुड्स उसको बेचा गया था, ठीक है, उमेश बेच रहे हैं इन सभी को, और उन्होंने 2,800 का गुड्स ही एक्सेप्ट कर लिया, तो उनका भी कोई क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर अगर हम लोग क्लोजिंग स्टॉक बना ले तो इसका भी कुछ नहीं आया, इनका भी कुछ नहीं आया। चंद्रा बोल के कोई है, उनको 15th को सेल किया गया था, तो 3,680, उन्होंने 3,680 रिटर्न कर दिया, तो उनका भी इंफॉर्मेशन हमें पता चल गया। तो रिटर्न कर रहा है तो हम लोग रिवर्स एंट्री कर रहे हैं ना। देखो अन्ना का क्या एंट्री हुआ होगा, पहले गुड सेल का एंट्री हुआ होगा, जब एक्सेप्ट हो गया उसका कोई एंट्री नहीं, जब रिटर्न हुआ उसका एंट्री हो गया, ठीक है। जब बाबू का 2,800 का हम लोगों ने पहले क्रेडिट सेल का एंट्री किया होगा, जब एक्सेप्ट हो गया कुछ एंट्री मत करो, जब पेमेंट मिलेगा तब का तब देखा जाएगा। यहाँ तो पेमेंट का एंट्री हम लोग करते नहीं है इस चैप्टर में। चंद्रा जो है उनका 3,680 का सेल सेल एंट्री किए, फिर रिटर्न एंट्री कर दिए। दिसाई का सेल एंट्री किए और एक्सेप्टेड का कोई एंट्री नहीं होगा, रिटर्न का एंट्री हो जाएगा, तो कोई भी क्लोजिंग स्टॉक नहीं हुआ। तो इसका मतलब 31 जैन में क्या कोई क्लोजिंग स्टॉक बुक होगा इस गुड सोल्ड ऑन अप्रूवल के लिए? बोलो क्या कोई क्लोजिंग स्टॉक? तो आंसर बी नील हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इसमें कुछ कैलकुलेशंस करना ही नहीं है तुम लोग को, लेकिन ये पढ़ने आना चाहिए और पढ़ के इसको समझ में आना चाहिए, तब आंसर दे पाओगे कि आंसर क्या होगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है। एक कंपनी, हाँ सैनन ज्वाइन नहीं किए फिर?
सैनन को आवाज आ रहा है मेरा? आ रहा है, अच्छा। मैंने बोला था ना 1 मिनट वेट करो। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। जितना सा हुआ हम शेयर कर देंगे क्लास, ठीक है। वो लैपटॉप इतना डिस्टर्ब कर रहा था, इसलिए लैपटॉप चेंज कर रहे थे हम। अच्छा, देखो 6 नंबर का, एक कंपनी सेंड्स इट्स कार्स टू डीलर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, ऑल सच ट्रांजैक्शंस आर हाउएवर ट्रीटेड लाइक एक्चुअल सेल्स। इसका मतलब फ्यू अमाउंट ऑफ सेल ऑन अप्रूवल बेसिस होता है, ठीक है, आर पास्ड थ्रू द सेल्स डे बुक जस्ट बिफोर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। टू कार्स विच कॉस्ट 55,000 each have sent on sale or approval basis and have been debited to customer at 75,000 each. Cost of goods lying with customer will be। तो क्या बोल रहा है देखो कि एक कंपनी है जो सेल और रिटर्न बेसिस पे गुड्स बेचती है, लेकिन कभी कभार, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर जस्ट एंड होने के पहले उन्होंने 2 कार बेचा है कस्टमर को, जो कि कॉस्ट था 55,000 और इसको 75,000 में बेचा है। मतलब एक एक कार में इन्होंने 20,000 का प्रॉफिट रखा है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स लाइंग विद कस्टमर, अगर पूछा जाए कि कस्टमर के पास जो गुड्स है उसका कॉस्ट कितना है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? बोलो, कस्टमर के पास जो गुड्स है उसका कॉस्ट कितना है? बोलो, कस्टमर के पास कितना सारा गुड्स है? 2 कार्स है, तो बोलो कितना होगा? 55,000। नहीं, तब तो गलत हो जाएगा ना, 2 कार है ना। मैम 1,10,000। हाँ, 2 कार है तो फिर 55 और 55 होना चाहिए ना, तब ये होगा। देखो, ये वाला गलत हो जाएगा आंसर देने से, क्योंकि 2 कार है, 1 कार तो नहीं है, 2 कार है ना, इसीलिए 55 का डबल यानी 1,10,000 हो जाएगा आंसर। अच्छा, ए ट्रेडर हैज क्रेडिटेड सर्टेन आइटम्स ऑफ सेल ऑन अप्रूवल एग्रीगेटिंग 60,000 टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, एक ट्रेडर है जो क्रेडिट कर रखा है कुछ गुड्स जो उसने सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे भेजा है, टोटल 60,000 का। ऑफ दिस गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ 16,000 हैव बीन रिटर्न, इसमें से 16,000 का रिटर्न हो गया है एंड टेकन इनटू इन्वेंट्रीज एट कॉस्ट 8,000, दो द रिकॉर्ड ऑफ रिटर्न वाज ओमिटेड इन द अकाउंट्स। ठीक है, तो 16,000 का जो रिटर्न हुआ है उसका कॉस्ट है 8,000 करके, बट वो रिकॉर्ड करना ये लोग भूल गए। इन रेस्पेक्ट ऑफ अनदर पार्सल ऑफ 12,000, कॉस्ट बीइंग 6,000, द पीरियड ऑफ अप्रूवल डिड नॉट एक्सपायर ऑन द क्लोजिंग डेट। कॉस्ट ऑफ गुड्स लाइंग विद कस्टमर, तो कस्टमर के पास जो गुड्स पड़ा हुआ है उसका कॉस्ट कितना है ये पूछ रहा है, बताओ कितना होगा। यहाँ पर टोटल 60,000 का सेल ऑन अप्रूवल बेसिस हुआ, जिसमें से 16,000 का रिटर्न हो गया है, जिसका कॉस्ट 8,000 है, बट उसका रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है। ठीक है, उसके बाद इसमें से 12,000 का एक पार्सल है जिसका कॉस्ट है 6,000, और ये जो है पीरियड ऑफ अप्रूवल डिड नॉट एक्सपायर ऑन क्लोजिंग डेट, मतलब जिस दिन अकाउंट एंड हुआ, ईयर एंड हुआ, उस दिन कुछ भी अप्रूवल नहीं आया, क्योंकि टाइम स्पेसिफाइड टाइम एक्सपायर नहीं किया होगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स लाइंग विद कस्टमर, कस्टमर के पास जो गुड्स पड़ा हुआ है उसका कॉस्ट कितना है, बोलो कितना होगा। देखो, इसमें से अगर ढूंढोगे तो हम लोग नहीं कैलकुलेट कर सकते। क्यों? देखो, अगर तुम लोग पूरा कैलकुलेट करने जा, मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा मतलब अलग सा दिया हुआ है, मतलब प्रॉपर इंफॉर्मेशन इसमें थोड़ा सा कम है। देखो, 60,000 एग्रीगेट बोला है, उसमें से 16,000 का इंफॉर्मेशन आया, 12,000, बाकी का तो मैं पता नहीं कि उसका कॉस्ट कितना है, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? नहीं कर सकते ना। ये देखो, 60,000 टोटल बोला है सेल वैल्यू, उसमें से बोल रहा है 16,000 का रिटर्न आ गया, 12,000 का जो है कस्टमर के पास पड़ा हुआ है। लेकिन इसके अलावा भी अगर ये दो इंफॉर्मेशन एलिमिनेट कर देते, उसके अलावा भी तो कुछ गुड्स रहेगा, लेकिन उसका कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करें? हमारे पास तो उसका कोई इंफॉर्मेशन है नहीं। तो ये एक्चुअली सिर्फ ये लास्ट लाइन के लिए एप्लीकेबल कर रखा है, मतलब आंसर के हिसाब से, इसीलिए हम बता रहे हैं। तो ये लास्ट लाइन के हिसाब से बता दो कि अगर 12,000 का जो गुड्स है वो अगर कस्टमर के पास पड़ा हुआ है जिसका कॉस्ट 6,000 है, तो उस गुड्स का मतलब स्टॉक वैल्यू क्या हो जाएगा, क्लोजिंग डेट पे उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये बताओ।
बताओ, मतलब 6000। ये थोड़ा सा अजीब दिया हुआ है, मतलब देखो बाकी चीजों का कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास तो प्रॉपर डिटेल्स भी होना चाहिए, बट वो आंसर के हिसाब से मैंने देखा तो फिर ये ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वो लास्ट लाइन के बेसिस पे आंसर दे रखा है, बाकी तो हमें पता नहीं कि कितना है। बाकी स्टॉक अगर कस्टमर के पास हम लोग मान भी लेते हैं कि स्पेसिफाइड टाइम एक्सपायर नहीं हुए या क्लोजिंग स्टॉक दिखाएंगे, बट हमारे पास कॉस्ट है ही नहीं, तो कैसे दिखाएं। अच्छा, 8 नंबर देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अंडर सेल्स और रिटर्न ऑन अप्रूवल बेसिस द ओनरशिप ऑफ गुड्स इज पास्ड ओनली व्हेन द रिटेलर गिव्स हिज अप्रूवल इफ द गुड्स आर नॉट रिटर्न विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड बोथ ए एंड बी। बोलो। ये तो बेसिक है, बोथ ए एंड बी हो जाएगा ना, कि अगर हम लोग रिटर्न कर देते हैं, सॉरी, व्हेन द रिटेलर गिव्स हिज अप्रूवल, अगर हम लोग अप्रूवल कर दे मतलब बता देते हैं कुछ भी कंसेंट, फोन करके हो, कुछ ईमेल करके हो कि हाँ हमें गुड्स लेना है, या फिर हम लोग कुछ नहीं बताए स्पेसिफाइड टाइम चला गया, तो दोनों केस में ही उसे सेल माना जाएगा, है ना। ये तो बेस था ना हम लोग के चैप्टर का, तो 8 का सी। 9, अंडर सेल्स और रिटर्न और अप्रूवल बेसिस व्हेन ट्रांजैक्शंस आर फ्यू, ठीक है, द सेलर व्हाइल सेंडिंग द गुड्स ट्रीट देम एज, तो फ्यू होगा तो क्या मानता है सेलर, पहला बात है क्या मानता है, देखो हम लोग ऑप्शन नहीं देख के भी बोल सकते हैं, ऑर्डिनरी सेल मानता है और क्रेडिट सेल का जैसा एंट्री होता है वैसे एंट्री कर देता है, तो कौन सा ऑप्शन होगा। बोलो कौन सा ऑप्शन होगा। एन ऑर्डिनरी सेल बट नो एंट्री इज पास्ड इन द बुक्स, एन ऑर्डिनरी सेल एंड एंट्री फॉर नॉर्मल सेल इज पास्ड इन द बुक्स, अप्रूवल सेल ऑन एंड नो एंट्री इज पास्ड इन द बुक्स। बोलो बी होगा ना, ऑर्डिनरी सेल और एंट्री पास कर देता है क्रेडिट सेल की तरह, ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छा, फिर 10th का देखो, अंडर सेल्स और रिटर्न और अप्रूवल बेसिस व्हेन ट्रांजैक्शंस आर फ्यू एंड द सेलर एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर रिवर्स द सेल एंट्री, बोल रहा है कि फ्यू ट्रांजैक्शन करता है ये लोग सेल और रिटर्न बेसिस पे, मतलब क्रेडिट सेल दिखा देता है, ठीक है, और उसके बाद बोल रहा है एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर रिवर्स द सेल एंट्री, सेल एंट्री अगर अकाउंटिंग ईयर खत्म हो जाता है, कोई कंसेंट नहीं मिल पा रहा है, तो वो सेल एंट्री को रिवर्स कर देता है, करना भी चाहिए क्लोजिंग स्टॉक दिखाने के लिए। देन व्हाट विल बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर ऑन ए सब्सिक्वेंट डेट, ठीक है, और उसके बाद अगर मान लो अकाउंटिंग ईयर एंड हो गया, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस कैसे था, फ्यू बेसिस पे था, मतलब क्रेडिट सेल का एंट्री किया गया था, यानी डेटर टू सेल किया गया था, ठीक है, उसके बाद रिवर्स एंट्री भी कर दिया गया क्योंकि कंसेंट अभी भी नहीं आया, सेल्स टू डेटर, ठीक है, तो इसके बाद इसको क्लोजिंग स्टॉक दिखा दिया गया है जिसके बारे में कुछ नहीं बोला, इन्वेंट्रीज अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, इन्वेंट्रीज विद कस्टमर टू ट्रेडिंग, ठीक है। अब उसके बाद अगर गुड्स रिटर्न होगा तो क्या ट्रीटमेंट होगा, नो एंट्री विल बी पास्ड फॉर सच रिटर्न ऑफ गुड्स, एंट्री फॉर रिटर्न ऑफ गुड्स इज पास्ड, ओनली द इन्वेंट्रीज अकाउंट विल बी एडजस्टेड, क्या होगा बोलो। मैम नो एंट्री, नो एंट्री, क्योंकि देखो ऑलरेडी तो हम लोगों ने अगर कैंसिल कर दिया है, सेल को कैंसिल कर दिया है, तो वो तो हो गया कैंसिल, तो रिटर्न क्यों दिखाते हैं, रिटर्न एंट्री करने का मतलब क्या है, सेल को कैंसिल करना, सेल को कैंसिल करो डेटर को कम दिखाओ, तो वो तो ऑलरेडी कैंसिल एंट्री में हो ही जाता है, फिर दोबारा क्यों करे, दोबारा तो करने का कोई मतलब नहीं होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अच्छा, इसमें से देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 हम लोग कर चुके, 2 और 3 बाकी है, तो ये एक बार फटाफट कर लेते हैं, देखो 2 और 3, 2 तो छोटा सा ही है, 3 में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अच्छा, देखो क्या बोल रहा है, on 31st of December 2020 goods sold at sale price of 3000 were lying with customer, ठीक है, बोल रहा है कि 31 दिसंबर 2020 को गुड्स जो है कस्टमर के पास जो पड़ा हुआ है उसका सेल प्राइस है 3000 वेयर लाइंग विद कस्टमर, रितु टू whom these goods were sold on sale or return basis were recorded as actual sales, तो ये रितु टू whom दिस गुड्स वेयर सोल्ड, ये बेचा गया था रितु बोल के कोई कस्टमर को सेल और रिटर्न बेसिस पे, और इसका सेल का रिकॉर्डिंग एक्चुअल सेल्स की तरह किया गया था। सिंस नो कंसेंट हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम रितु यू आर रिक्वायर्ड टू पास एडजस्टमेंट एंट्री प्रिज्यूमिंग गुड्स वेयर सेंट ऑन अप्रूवल एट अ प्रॉफिट ऑफ कॉस्ट प्लस 20% प्रेजेंट मार्केट
प्राइस इज 10% लेस देन द कॉस्ट प्राइस, इसमें ये एक एडिशनल पॉइंट आ गया है, ठीक है। तो हम लोग कैसे एंट्री करेंगे, पहले रितु को बेचा गया है ऑर्डिनरी सेल की तरह, तो एंट्री क्या होगा, फर्स्ट एंट्री क्या होगा, फर्स्ट एंट्री ऐसे हो जाएगा, रितु नाम लेके लिख सकते हैं क्योंकि हमें कस्टमर का नाम पता है अगर, तो रितु अकाउंट डेबिट, एक मिनट रुको, लैपटॉप चार्ज ऑन करना है। तो रितु अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा बोलो, डेटर टू क्या हो जाएगा, सेल्स, सेल्स ऑन अप्रूवल, या फिर सिर्फ सेल्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, सिर्फ सेल्स भी लिख सकते हैं। तो कितने का सेल हुआ था, देखो कितने का सेल किया हम लोगों ने, 3000 रुपीज का, ठीक है, 3000, नरेशन ऑन नहीं लिख रहे, ठीक है। उसके बाद हुआ क्या यहाँ पर यहाँ पर बोल रहे हैं एक्चुअल सेल्स तो ट्रीट कर दिया, नो कंसेंट, रितु से कोई भी कंसेंट नहीं आया, यू आर रिक्वायर्ड टू पास एडजस्टमेंट एंट्री प्रिज्यूमिंग गुड्स वेयर सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस एट अ प्रॉफिट ऑफ कॉस्ट प्लस 20%, प्रेजेंट मार्केट प्राइस 10% लेस देन द कॉस्ट प्राइस। अगर अप्रूवल नहीं आया है तो हम लोग क्या करेंगे बोलो, अगर अप्रूवल नहीं आया तो हम लोग को क्या करना चाहिए, मैम फर्स्ट सेल्स रिवर्स करेंगे। हाँ पहले सेल्स रिवर्स करेंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट टू रितु 3000, 3000 सेल को कैंसिल करके इसको स्टॉक दिखा देंगे, तो इन्वेंट्रीज दिखाएंगे, इन्वेंट्रीज विथ रितु अकाउंट डेबिट, इन्वेंट्रीज विथ रितु अकाउंट, या फिर कस्टमर भी लिख सकते हो तुम लोग चाहो तो, टू ट्रेडिंग। अब इसका वैल्यू कैसे आएगा, हम लोग को क्या चेक करना पड़ता है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, ठीक है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो कॉस्ट कितना है, तो देखो ये जो 3000 है ये सेल प्राइस है, और ये सेल प्राइस कैसे डिसाइडेड था, कॉस्ट प्लस 20% करके, ठीक है। तो कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे, ये देखो 20% ऑन कॉस्ट है ना, तो ये कैंसिल कर दो, 1/5 हो गया, तो 1 रुपीज अगर प्रॉफिट है तो ये 5 रुपीज क्या है, ये 20% क्या था, 20% था कॉस्ट प्लस, तो ये कॉस्ट है, ठीक है। तो ये कॉस्ट हो गया, तो सेल के ऊपर कैसे कैलकुलेट करोगे, 1 रुपीज अगर प्रॉफिट है तो सेल वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, मैम 6। 6 रुपीज हो गया, सेल्स वैल्यू 6 रुपीज हो गया, तो 3000 का 1/6 कर लो तो हम लोग को प्रॉफिट मिल जाएगा 500, ठीक है। तो कॉस्ट कितना हो जाएगा, 3000 माइनस 500, देन कितना हो गया 2500, ठीक है, कॉस्ट 2500 हो गया। अब इसमें बोला है कि मार्केट प्राइस जो है वो 10% कम हो गया है, ठीक है, मार्केट प्राइस बोल रहा है 10% कम हो गया है लेस देन द कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस से भी 10% कम, तो 2500 जो है इससे भी 10% कम हो गया है, तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस करके देखो कितना आ रहा है, 2250। 2250, ये हो गया नेट रियलाइजेबल वैल्यू। क्यों, देखो अगर बाई चांस, बहुत सारा रीजन होता है ना कॉस्ट प्राइस कम हो जाने का, तो यहाँ पर भी देखो इस प्रोडक्ट का जो भी प्रोडक्ट था उसका कॉस्ट प्राइस हो गया है कम, ठीक है। अब अगर कॉस्ट प्राइस कम हो गया है तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या हो सकता है, वही हम लोगों ने कैलकुलेट किया कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या हो सकता है, तो 2250, तो विच एवर इज लोअर उस पर रिकॉर्ड होना चाहिए, तो बोलो लोअर कौन सा है, मैम एनआरवी। एनआरवी, तो एनआरवी पे रिकॉर्ड करेंगे 2250, 2250, ठीक है, इस तरह से होगा कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। और देखो यहाँ पर मार्केट प्राइस जो है 10%, अच्छा ये मार्केट प्राइस बोला था, देखो हाँ ये चीज भी समझ लो, एनआरवी मतलब क्या होता है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, रियलाइजेबल का मतलब क्या होता है, मार्केट में बेच के हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ पर देखो लैंग्वेज क्या लिखा है, मार्केट प्रेजेंट मार्केट प्राइस जो 3000 में बिक रहा था वो अभी कॉस्ट से भी कम में बिकेगा, मतलब ये प्रोडक्ट अगर इनके पास और बचा हुआ है तो इनका तो लॉस पक्का है, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट मार्केट प्राइस जो है 10% लेस देन द कॉस्ट वैल्यू, तो ये क्या निकला, एनआरवी क्या निकला, एनआरवी मतलब मार्केट प्राइस निकला, ठीक है, मार्केट प्राइस क्या है, कॉस्ट से भी कम, कैलकुलेशन हमारा ठीक है, बट एक चीज बता दिया मैंने कि मार्केट प्राइस ही इतना है, नेट रियलाइजेशन मतलब मार्केट से क्या रिकवर कर सकते हैं, तो 2500, देखो कोई भी अगर 2500 का चीज है उसे प्रॉफिट में बेचना चाहेंगे, अगर नहीं बिकता है कम से कम 2500 तो मिल जाए, ये तो सोचते हैं, अब ये भी नहीं मिलने वाला, 2250 पे मिलेगा, तो उतने पे ही हमें कॉस्ट रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है, यही होता है कंजर्वेटिज्म अप्रोच, इसीलिए विच एवर इज लोअर पे रिकॉर्ड किया जाता है।
अच्छा, और ये लास्ट एक क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इसमें क्या बोला है देखो, एक सप्लाइड गुड्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस टू कस्टमर, द पर्टिकुलर्स ऑफ विच आर एज अंडर। तो ये कुछ दे रखा है, यहाँ पर बोल रहा है तुम लोग पहले ये बताओ इसमें हमें प्रिपेयर कौन सा वाला मेथड फॉलो करना है, ये 2 पॉइंट देख के बताना चाहिए। गुड्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, सोल्ड एंड रिटर्न डे बुक, गुड्स ऑन सेल और रिटर्न टोटल अकाउंट। तो कौन सा मेथड हमें करने बोला है, मेथड नंबर 2 या 3? देखो मेथड 1 तो बिल्कुल अलग ही है, उसमें जर्नल होता है। मेथड 2 और 3 में, मेथड 2 में क्या बनता है, सेल और रिटर्न जर्नल बनता है। मेथड 3 में क्या बनता है, सेल और मेथड 3 जहां पर अकाउंट भी बनेगा जर्नल भी बनेगा। एक्चुअली मेथड 3 पता है तो मेथड 2 ऑटोमेटिकली पता है, क्योंकि मेथड 2 का एक पोर्शन, मतलब मेथड 3 का जस्ट अकाउंट पोर्शन, जो लेजर पोर्शन है वो मेथड 2 में नहीं होता है। तो किसी को अगर मेथड 3 पता है तो वो मेथड 2 आराम से कर सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, है ना। तो अलग से मेथड 2 सीखने का तो कोई जरूरत ही नहीं है। अच्छा, तो देखो कैसे हम लोग कर सकते हैं इसमें। तो हम लोग फटाफट स्ट्रक्चर बना लेते हैं। देखो इसमें कौन कौन सा अकाउंट बनेगा, हमें क्या क्या डिटेल्स रखना पड़ेगा, ये देखो क्या क्या डिटेल्स रखना पड़ेगा हम लोग को, कि कितना गुड्स जो है हम लोगों ने रिटर्न बेसिस पे मतलब भेजा है, ठीक है। उसमें से कितना रिटर्न आ गया है और कितना अप्रूव्ड हुआ है। तो यहाँ पर लिखते हैं गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, ये पहला कॉलम। दूसरा हो गया गुड्स रिटर्न, उसमें से कितना रिटर्न हो जाएगा। तीसरा कितना अप्रूव्ड हुआ और कितना बच गया, दैट इज बैलेंस। ऐसे ही करना था, ठीक है। इसके ऊपर तुम लोग एक बार लिख सकते हो, ठीक है, मतलब जो लिखना है कैलकुलेशन ऑफ गुड्स, ये सॉरी सेल और रिटर्न डे बुक, ठीक है, यहाँ पर जगह होगा सेल्स और रिटर्न डे बुक, ये लेकिन लिखना पड़ेगा सेल्स और रिटर्न डे बुक। अच्छा, और इस सब में सब कॉलम क्या क्या होगा हम लोग का, इसमें डेट लिखना चाहिए, कौन से दिन को हम लोगों ने ऐसा गुड्स भेजा था, ठीक है, अप्रूवल बेसिस, मतलब हमारे पास डेट कॉलम होना चाहिए, कौन से कस्टमर को यानी पर्टिकुलर्स कॉलम होना चाहिए। अच्छा, कोई बिल नंबर है तो फोलियो नंबर, ठीक है, फोलियो और अमाउंट, ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी हो जाएगा। डेट होना चाहिए, कब रिटर्न आया, किसने रिटर्न किया, तो पर्टिकुलर से पता चल जाएगा, फोलियो बिल नंबर अगर कुछ है, और अमाउंट, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर गुड्स अप्रूवल में कब अप्रूवल मिला, पर्टिकुलर्स किसने अप्रूवल दिया, फोलियो नंबर अगर कोई है तो, वैसे है नहीं ये वाला कॉलम, नहीं भी करोगे तो चलेगा, और बैलेंस। बैलेंस में सिर्फ अमाउंट लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर देखो क्या क्या है, यहाँ पर सबसे पहले 10th ऑफ एक्स ने सप्लाई किया ये सारे कस्टमर को, ठीक है। अच्छा, एक्स ने सप्लाई किया है, पहला सप्लाई है 10th ऑफ दिसंबर को, ठीक है। ईयर कौन सा है, ईयर है 2019, ठीक है। तो हम इस तरह से लिख लेते हैं 2019 लिख दिया मैंने यहाँ पर, और दिसंबर 10 ऐसे लिख दिया। तुम लोग 10 और 12 इस तरह से भी लिख सकते हो, ये रहा, ठीक है। 10th दिसंबर को मेसर्स एबीसी कस्टमर का नाम है, ठीक है। अच्छा, 10,000, 10,000, अच्छा यहाँ पर अमाउंट लिख लेते 10,000। अच्छा, पहले सारा रिकॉर्ड जो है वो लिख लेते कितना कितना भेजा है। फिर 12/12 को मेसर्स डीए 15,000, दिसंबर 12 को मेसर्स डीईएफ 15,000। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर 15, 20, 25, 30, 15, 20, 25 और 30। अच्छा,
कस्टमर के नाम, कस्टमर का नाम हो गया GHIDEF ABC, GHIDEFABC, अच्छा, और GHI, ठीक है। अमाउंट भी लिख लेते हैं, अमाउंट है 12, 16, 11, 13, 12, 16, 11, 13, ठीक है। ये जस्ट मैंने लिख लिया कि कौन से कस्टमर को सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे कितना अमाउंट कितने तारीख को भेजा था। अब डिटेल्स देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नो इन्फॉर्मेशन टिल 31 ऑफ डिसम्बर। अब इसका रेलिवेंसी क्या है, क्योंकि देखो नीचे क्या बोला था, गुड्स आर टू बी रिटर्न विद इन 15 डेज फ्रॉम द डिस्पैच, ठीक है। जब गुड्स भेजा गया है 15 डेज के अंदर रिटर्न कर देना है, फेलिंग विच इट विल बी ट्रीटेड एज सेल। अगर नहीं करते हैं तो ये हम लोग मान लेंगे कि सेल है। द बुक्स ऑफ एक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर, 31 दिसंबर इनका बुक्स क्लोज हो जाता है। अब हमें देखना है कि किन्होंने सही टाइम पे अप्रूवल या फिर इंफॉर्मेशन दिया और किन्होंने नहीं दिया। तो जैसे देखो इनका 10th ऑफ दिसंबर का सेल था, तो इनको कब तक इंफॉर्मेशन दे देना चाहिए था, 15 डेज बाद, मतलब कितने दिन के अंदर इंफॉर्मेशन दे देना चाहिए था, 25 के 25 के अंदर दे देना चाहिए था। लेकिन इन्होंने 31 तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया, तो इसको क्या मानेंगे, इसको सोल्ड मान लेंगे। हाँ, इसको हम लोग मान लेंगे कि ये बिक गया है, ठीक है, ये बिक गया है मान लेंगे। तो इसका कॉलम कौन सा लेना पड़ेगा, अगर इन्होंने सही टाइम पे अपना रिटर्न बता देते तो फिर हम लोग रिटर्न मानते हैं। अब इन्होंने कुछ बोला नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इनका जो गुड्स है इसको हम लोग मान लेंगे यहाँ पर सेल हो गया है, ठीक है। और यहाँ पर सेल कब मानेंगे, कौन से डेट पे देना चाहिए, सोच के बताओ, कब कौन से डेट पे हम लोग रजिस्टर कर लेंगे कि हाँ अच्छा सेल हो गया, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारा। 25, हम लोग तो 25 का ही वेट कर रहे थे ना। अगर 25 तक कुछ नहीं बताते हैं तो सेल हो जाएगा, तो 25 तक कुछ नहीं बताए तो सेल मान लेंगे, ठीक है। कितने का सेल कंफर्म हो गया, 10,000 का। क्यों कंफर्म हो गया, क्योंकि कस्टमर ने कुछ नहीं बोला, ठीक है। तो इस गुड्स का कोई बैलेंस नहीं होगा, ठीक है, इस गुड्स का कोई बैलेंस नहीं होगा। अच्छा, फिर DEF ने क्या किया, देखो इनका रिटर्न, अच्छा इन्होंने 16 तारीख को रिटर्न जनरेट किया, इनका 15 दिन टाइम मिलेगा, तो हाँ टाइम पे कर दिया। देखो 15 डेज बाद करना था, इन्होंने 12 को लिया, 16 को रिटर्न कर दिया, मतलब टाइम के अंदर रिटर्न कर दिया। तो इनका रिटर्न बुक कर लेंगे, ठीक है। तो इनका रिटर्न बुक कर लेंगे, इन्होंने December 16 को रिटर्न बुक कर दिया, ठीक है, सही किया है। रिटर्न करना है तो टाइम के अंदर करना है। मेसर्स DEF, ठीक है, इन्होंने कर दिया। कितना इनका गुड्स था, 15,000, तो 15,000 का रिटर्न बुक हो गया, ठीक है। अगर रिटर्न बुक हो गया तो ये यहाँ पर कुछ नहीं होगा, और ये वाले बैलेंस वाले कॉलम पे भी कुछ नहीं आएगा। बैलेंस मतलब जिसका कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिला, ठीक है। अच्छा, फिर ये वाला देखो, इन्होंने 15th को परचेज किया गुड्स और 2000 रिटर्न ऑन 20th ऑफ दिसंबर, ठीक है। तो इनका 15 डेज टाइम था वैसे ही, यानी इनका लास्ट डेट था 30th दिसंबर को, इनको कंफर्म कर देना चाहिए। इन्होंने 20th दिसंबर को 2000 रिटर्न कर दिया। तो मुझे बोलो, अगर कोई कस्टमर 20th दिसंबर को 2000 रिटर्न कर देता है तो क्या वो बाकी गुड्स के लिए कुछ नहीं बताएगा, सोच के देखो। बाकी गुड्स के लिए तो कुछ नहीं बोला है, लेकिन अगर 20th को अगर 2000 रिटर्न कर दिया है, हम लोग इस क्वेश्चन को देखो दो तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर बोला है कि 2000 रिटर्न हो गया, ये तो हम लोग रिटर्न बुक कर लेते हैं। देखो ऐसे होगा कि 20th को रिटर्न हो गया, तो देखो इसका पहले बुकिंग कर लेते हैं। यहाँ पर रिटर्न हो गया, रिटर्न दिखा देते हैं December 20 को, ठीक है। किसने रिटर्न कर दिया, मेसर्स GHI ने, ठीक है। कितना रिटर्न कर दिया है, 2000, 12,000 में से 2000 रिटर्न कर दिया। ये देखो 12,000 में से 2000 रिटर्न कर दिया 20th ऑफ दिसंबर को। बाकी गुड्स के लिए हमें कुछ नहीं बोला है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर अप्रूव्ड नहीं भी होता है तो क्या वो सेल नहीं माना जाएगा। बाकी गुड्स के लिए अगर कुछ नहीं बताते हैं तो भी तो वो सेल हो जाएगा स्पेसिफाइड टाइम के बाद, बोलो होगा Yes, कि ma'am. नहीं, है ना। तो हम लोग
एक चीज कर सकते हैं हम लोग, ये एजम्पशन भी ले सकते हैं इसमें, उसका तुम लोग एक नोट दे सकते हो कि उसी दिन उन्होंने बोल दिया कि बाकी गुड्स मुझे लेना है, क्योंकि उनका आगे का तो कुछ बताया नहीं है। तो अगर वो बताए या ना बताए वो तो सेल ही कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि उनका तो और कुछ आगे का डिटेल्स है नहीं हमारे पास। तो हम लोग यहाँ पर भी सेल बोल सकते हैं कि जब रिटर्न किया होगा तभी शायद बता दिया होगा कि हाँ हमें खरीदना है बाकी। तो हम लोग यहाँ पर December 20 इस एजम्पशन के साथ कर सकते हैं कि मेसर्स GHI उन्होंने बाकी गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया, यानी 10,000। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा बैलेंस में। अच्छा, December 20 का देखो, December 20 में 16,000 गुड्स बेचा गया था और रिटेन्ड किया गया है, गुड्स रिटेन ऑन 24 December 2019। ठीक है, तो ये वाला क्या होगा बताओ, 28 दिसंबर को 16,000 का सेल हुआ था, इसका भी 15 डेज टाइम है, यानी ये तो कब तक जाएगा बोलो, ये डेट इनका स्पेसिफाइड टाइम 15 डेज मतलब कब तक जाएगा, 28 दिसंबर मतलब 20 + 15 करेंगे वैसे तो हो जाएगा 35, और 35 तो कोई मंथ में होता नहीं है, मतलब दिसंबर को मतलब दिसंबर कवर करके चला जाएगा। जैन का कोई एक डेट होगा जहां पर कितना डेट होगा हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं ना, 15 दिन, तो यहाँ पर 20 तारीख 20 और यहाँ पर 31 होता है, माइनस कर दो, मतलब दिसंबर का, दिसंबर में 11 डेज मिल गया और 4 डेज जैन का, मतलब अगर कंफर्म करना है तो 4th जैन के अंदर कंफर्म करना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब इसको हम लोग क्या दिखाएं, अगर कुछ कंफर्मेशन नहीं मिला है तो हम लोग इसको क्या दिखाएंगे यहाँ पर, लेकिन बोल, हाँ लेकिन रिटेंड, रिटेंड भी तो कर लिया है बोल रहे हैं। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन भी तो देखो, रिटेंड मतलब क्या, रख लेना, रख लिया जाएगा, ये 24 को इसका मतलब बता दिया होगा, है ना। रिटेन का मतलब क्या होता है, रख लेना ना, गुड्स रिटेन, रिटेन कर लिया है, 24 को बता दिया है कि हम लोग को गुड्स रखना है, अप्रूव्ड के जगह लिख दिया है रिटेन्ड, तो रिटेन्ड करने का मतलब क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट, खरीद लिया। हाँ तो खरीद लिया, एक्सेप्ट हो गया ना, रिटेंड बोल दिया तो ठीक है। अभी हम लोग को उतना डेट देखने का ही जरूरत नहीं, रिटेंड था, मैंने ये ध्यान नहीं, रिटेंड मतलब एक्सेप्ट कर लेना ना, तो अगर एक्सेप्ट कर लिया है तो फिर एक्सेप्टेंस के वहां पर लिख देंगे, तो ये गुड्स एक्सेप्ट हो गया, मतलब सीधा सीधी ये वाले कॉलम में आ जाएगा यहाँ पर। अच्छा, 24 इसका डेट हम लोग दे देंगे, जो डेट हमें मिला 24 को, DEF इन्होंने 16,000 का रिटेन कर लिया, मतलब खरीद लिया। ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर फिर से गुड्स रिटर्न हो गया 28 को, हमें सिर्फ ये देखना है स्पेसिफाइड टाइम के अंदर हो रहा है कि नहीं, ये 20 से 24 स्पेसिफाइड टाइम था, ये 25 से 28 ये भी स्पेसिफाइड, ये तो 3 दिन के अंदर बता दिया है कि हाँ मुझे रखना है। ठीक है, तो ये भी हम लोग एक्सेप्टेड यानी परचेस्ड मान लेंगे, तो ये 28 तो अब दिसंबर को दिखा देंगे, ये देखो December 28 को हम लोग दिखा देंगे, मेसर्स ABC इन्होंने ये वाला गुड्स रिटेन कर लिया 11,000। ठीक है, ये वाला गुड्स रिटेन कर लिया, और 30th ऑफ दिसंबर वाला, अच्छा इसमें ये ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, और एकदम एंड वाला देखो, नो इन्फॉर्मेशन टिल 31st ऑफ दिसंबर, लेकिन 31st ऑफ दिसंबर तक तो ये इन्फॉर्मेशन देने वाले है भी नहीं, क्योंकि इनको 15 डेज टाइम मिलेगा ना इन्फॉर्मेशन देने के लिए, 15 डेज तक इनके पास अभी हम लोग जबरदस्ती इनसे पूछ नहीं सकते हैं, तो 31 दिसंबर तक इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा भी नहीं, क्योंकि 15 दिन बाकी है। हाँ, अगर किसी को पसंद आया तो वो बोल सकता है 31 दिसंबर के अंदर, जैसे इन्होंने 2 दिन में, इन्होंने 3 दिन में, इन्होंने 4 दिन में बता दिया था, तो ये भी बता सकते हैं, बट इन्होंने अभी तक कुछ डिसीजन नहीं लिया होगा तो नहीं बताया, तो इसको क्या ट्रीट करें, इसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया और दिसंबर में इनका ईयर एंड होता है, तो इस वैल्यू को, इस सॉरी सेल को क्या ट्रीट करें बोलो, हम बैलेंस में चला जाएगा, ये बैलेंस में चला जाएगा, मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। ठीक है, ये बैलेंस में चला जाएगा, तो यहाँ पर 31 दिसंबर, ये डेट कौन सा लिखेंगे, हाँ 31 दिसंबर ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, बैलेंस में दिखाना चाहिए, यहाँ पर दिखा देंगे, ये हो जाएगा 13,000, इसका डेट का जरूरत नहीं था। ठीक है, 13,000 हो गया, अब हम लोग इसको क्लोज कर देंगे, तो यहाँ पर टोटल, यहाँ पर एक टोटल, ठीक है 13,000, ये वाला टोटल कितना हो जाएगा, 10 10 20 30 40 50 60, 60 हो गया, 60 और यहाँ पर 63, 63 और 1 64, 64 और ये 6
70 77 77 आ मैम, रहा। हम्म, जिन्होंने 2000 का माल रिटर्न किया है हम्म। वो अगर 2 दिन बाद चाहे बाकी सारा माल भी तो रिटर्न कर सकते हैं। हाँ, रिटर्न कर सकता है कि, लेकिन रिटर्न का स्पेसिफाइड टाइम देखो, रिटर्न कितने दिन के अंदर करना पड़ेगा? अगर 15th को खरीदा है तो कितने दिन के अंदर रिटर्न करना पड़ेगा? बोलो, 15 दिन ही रख सकते हैं ना, ज्यादा से ज्यादा 15 दिन टाइम मिलेगा। तो 15th को खरीदा है तो 15 डेज के अंदर हमें बताना है कि लेना है कि नहीं। मतलब 30th दिसंबर तक हमें बता देना है, 30th दिसंबर के अंदर। लेकिन यहाँ पर अगर 30th दिसंबर के अंदर नहीं बताते हैं तो वो सेल काउंट हो जाएगा ना, जैसे ऑनलाइन में भी सेल होता है तो ऐसे ही होता है। मान लो मैंने 15 तारीख को कुछ एक चीज खरीदा है, मुझे 30 तारीख के अंदर कंफर्म कर, मतलब 30 तारीख के अंदर रिटर्न जनरेट करना है। अगर करना है तो उसके बाद करेंगे तो नहीं होगा। तो यहाँ पर 2000 का रिटर्न हो गया 20th को, ठीक है। अगर मान लो मैंने एक ही दिन पे दो चीज परचेज किया, ठीक है, जिसका एक वैल्यू था 2000 और एक का वैल्यू था 10,000। 2000 तो मैंने रिटर्न जनरेट कर दिया, बट 10,000 का मैंने रिटर्न जनरेट नहीं किया विद इन 30th दिसंबर, क्योंकि देखो मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। तो क्या ये मेरा सेल नहीं हो जाएगा? सोचो, क्या ये मेरा सेल होगा कि नहीं होगा? जी मैम। है ना? समझ में आया क्यों? और ये देखो, ये हम वही बोल रहे हैं, एजम्पशन हम लोग दो तरह से ले सकते हैं। या तो इसी डेट पे हम लोग सेल दिखा सकते हैं, देखो इसी डेट पे हम लोग सेल दिखा सकते हैं, या फिर तुम लोग एक चीज कर सकते हो, इसका सेल 30th दिसंबर को दिखा दो, है ना, लास्ट में दिखा दो इसका सेल, क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिला। अगर ये चीज, हाँ, हो सकता है ये चीज, मुझे भी ऐसे लग रहा है कि ऐसे नहीं लिख के हम लोग लास्ट डेट भी दिखा सकते हैं, लेकिन दोनों करेक्ट है। अगर ऐसे करेंगे ना तो हमें एक एजम्पशन देना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है, अगर हम लोग 20th दिसंबर को रिटर्न किए, ठीक है, 20th दिसंबर को 2000 रिटर्न किए, बाकी का कोई इंफॉर्मेशन कस्टमर से नहीं आया, ठीक है, लेकिन 30th दिसंबर तक इनको बता देना चाहिए था, क्योंकि इनका टाइम पीरियड जो है लैप्स्ड हो जाता है, ठीक है। तो अगर टाइम पीरियड लैप्स हो जाता है तो या तो इसी दिन हम लोग ये एजम्पशन ले लेंगे कि उन्होंने बाकी चीज खरीद लिया, तो यहाँ पर रिकॉर्ड कर दो, या फिर इसको दिसंबर 30 बोल के यहाँ पर 10,000 का सेल दिखा दो। यहाँ नहीं दिखा के इसका यहाँ दिखा सकते हैं कि हाँ, कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिला तो हम लोग यहाँ पर रिकॉर्ड करें। कोई भी एक तरीके से हम लोग कर सकते हैं, या तो एजम्पशन ये लगा ले कि हम लोग उसी दिन जो है मतलब उन्होंने हाँ बोल दिया है बाकी गुड्स के लिए, या फिर एजम्पशन ऐसे लगाओ कि उस दिन नहीं बोला तो 30th तक तो बोलना ही था, अगर कुछ नहीं बोला है तो सेल काउंट हो गया, तो फिर ये डेट यहाँ पर नीचे आके यहाँ 10,000 हो जाएगा, ठीक है। बाकी सिर्फ डेट का चेंजेस होगा, ओवरऑल कोई चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि कंसेप्ट वो सेल वाला ही रहेगा। ठीक है, क्या समझ में आ गया? एक बार बता दो। यस मैम। यस मैम। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया 17,000 टोटल, और इसका कर लो, इसका टोटल 10 10 10 10 मतलब 40, और ये कितना हो जाएगा 47, ठीक है, 47 हो गया। तो अब हम लोग को क्या बनाना है? अकाउंट बनाना है। देखो यहाँ पर बोला था, ये तो बन गया, गुड्स ऑन सेल और रिटर्न सोल्ड एंड रिटर्न डे बुक बन गया। अब गुड्स ऑन सेल और रिटर्न टोटल अकाउंट, अकाउंट मतलब वही लेजर, ठीक है। अब लेजर बनाएंगे, तो लेजर ऐसे बनेगा, यहाँ पर लिखते हैं गुड्स ऑन सेल और रिटर्न टोटल अकाउंट, डेट पर्टिकुलर। अच्छा, अगर हम कभी कभी फॉर्मेट वगैरह सही नहीं भी करते, लेकिन ये तुम लोग को बार बार बोल रहे तुम लोग को, लेकिन एग्जाम में करके आना है, ठीक है। नहीं तो अगर हम शॉर्टकट में लिख रहे तुम लोग मत लिखो, अभी लिख रहे हो ठीक है, बट एग्जाम में नहीं चलेगा। अच्छा, देखो 2016 का हम लोग रिकॉर्डिंग करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब गुड्स ऑन सेल और रिटर्न टोटल अकाउंट में क्या लिखना पड़ेगा? सिंपल सा बात है, हमें ये लिखना पड़ेगा कि हम लोगों ने यही चीज को हमें अकाउंट में दिखाना पड़ता है। क्या दिखाएंगे? कितना रिटर्न बेसिस पे हम लोगों ने सेल किया, कितना रिटर्न हुआ, कितना अप्रूव्ड हुआ, कितना बैलेंस हो गया, इसी चीज को यहाँ पर अकाउंट में दिखाएंगे। और इसको मैंने तुम लोग को जर्नल के साथ समझाया था लास्ट क्लास में, ठीक है। लेकिन मैंने और एक चीज भी बताया था, तुम लोग बिना उस तरह जर्नल किए भी तुम लोग थोड़ा थोड़ा नॉर्मल जर्नल के साथ भी कर सकते हो। जैसे देखो, पहले अगर गुड सेल हुआ तो नॉर्मली सेल का एंट्री क्या होता है? डेटर टू सेल होता है। ये देखो, ये सेल्स अकाउंट है ना, ये सेल्स अकाउंट की तरह है, तो इधर बाई साइड में पोस्टिंग हो जाएगा। या फिर मैंने जो एक्चुअली समझाया था कि ये किस तरह से ये अकाउंट बनता है, ये देखो मैंने
मैंने यहाँ पर तुम लोग को समझाया था किस तरह से ये अकाउंट बनता है और इसका पोस्टिंग समझाया था, तो ये तो बिल्कुल लॉजिकली है कि कैसे होता है। लेकिन इसके लिए क्या होगा, पूरा इतना सारा चीज हमें थोड़ा सा समझना ज्यादा पड़ेगा, मतलब याद ज्यादा रखना पड़ेगा। बाकी तुम लोग इसको नॉर्मली भी सोच के कर सकते हो कि अगर इसको सिंपल एक सेल्स की तरह ट्रीट करोगे तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं बाई साइड में ये इसका एंट्री क्या होगा, अप्रूवल बेसिस पे बेचे हैं, क्योंकि ये तो नॉर्मल क्रेडिट सेल की तरह नहीं है ना, तब तो हो ही जाता। ये दूसरा दूसरा तरीका है, ठीक है। फिर भी हम लोग एंट्री उस तरह से सोच के कर सकते हैं। तो एंट्री क्या होता है, नॉर्मली डेटर टू सेल होता है, तो ये सेल और रिटर्न अकाउंट है, तो हम लोग लिख सकते हैं बाई डेटर। लेकिन यहाँ पर हम लोग बाई डेटर नहीं लिख के लिखते हैं सन्ड्रीज कस्टमर या सन्ड्रीज डेटर। उसका बस कुछ ज्यादा रीजन नहीं, रीजन इतना है, इतने सारे लोगों का नाम अलग अलग नहीं लिख के, सन्ड्रीज मतलब बहुत सारे लोग हो गए, ठीक है, सन्ड्रीज कस्टमर। तो यहाँ पर क्या हो गया, इसमें होता है अप्रूवल का, ये सेंट ऑन अप्रूवल, ठीक है, सेंट ऑन अप्रूवल, उसके लिए 77,000 का हम लोगों ने अप्रूवल बेसिस पे भेजा है। अच्छा, अब रिटर्न होने पे रिवर्स एंट्री होता है, तो अगर कस्टमर डेबिट हो रहा है जब हम लोग सेल कर रहे हैं, और अगर रिटर्न हो रहा है तो कस्टमर क्रेडिट हो जाएगा। ये सब कब का एंट्री हो रहा है, December 31 को कर रहे हैं, ठीक है, December 31 को कर रहे हैं। अब इसका रिवर्स एंट्री करेंगे टू सन्ड्रीज कस्टमर, ये क्या हो गया, ये रिटर्न का एंट्री हो गया, ये रिटर्न का एंट्री हो गया। रिटर्न हुआ ये वाला 17,000, ठीक है, 17,000। और जो अप्रूव्ड हो गया उसका एंट्री क्या होगा, अप्रूव्ड होने का नॉर्मली एंट्री तो नहीं होना चाहिए ना, वो क्रेडिट सेल की तरह जो सिखा रहे थे हम पहले फ्यू वाला, उसमें तो अप्रूव्ड होने पे कोई एंट्री नहीं होता है, बट ये वाला वो मेथड नहीं है। अप्रूव्ड होने पे एंट्री इसीलिए होता है, सोचो यहाँ पर मैंने बताया था, क्योंकि अप्रूव्ड होने पे जो मेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वहां एंट्री ट्रांसफर करना पड़ता है, इसीलिए मेमोरेंडम बुक से कैंसिल करके वहां ट्रांसफर करना पड़ता है, तब जाके हम लोग का एंट्री हो जाता है ये वाला, ठीक है। ये एंट्री वहां पर होगा, तो मेमोरेंडम में कैंसिल करना पड़ेगा, हम लोग तो मेमोरेंडम बुक्स के लिए अकाउंट्स बना रहे हैं, तो ये वाला एंट्री हो जाएगा सेल्स रिटर्न टू कस्टमर। नॉर्मली अप्रूव्ड होने पे कभी रिवर्स एंट्री थोड़ी ना होता है, लेकिन ये रिवर्स क्यों हो रहा था, क्योंकि ये मेमोरेंडम बुक्स रफ बुक्स में एंट्री था। अब जैसे ही अप्रूव्ड हुआ, अब तो ओरिजिनल सेल दिखाना पड़ेगा, नहीं तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे रिकॉर्ड करोगे, तो यहाँ कैंसिल करके यहाँ ट्रांसफर होता है। इस वजह से देखो मैंने यहाँ पर सिखाया भी था, इसलिए होता है। तो यहाँ पर देखो अप्रूव्ड होने पे तुम लोग को ये चीज ऐसे लिखना पड़ेगा, उसको तुम लोग नॉर्मल एंट्री के साथ चेक करने जाओगे तो फिर उसको मैचअप नहीं कर पाओगे कि अप्रूवल का तो सेल नहीं, एंट्री नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी एंट्री तो किया हुआ है। लेकिन यहाँ होता है ना, यहाँ पर कैंसिल एंट्री होगा मेमोरेंडम का, तो कैंसिल होने से डेटर इधर हम लोग ऐसे दिखाएंगे, कम हो जाएगा, कैंसिल एंट्री कर रहे हैं एक्चुअली, ये कैंसिल कर दे रहे जितने का सेल अप्रूव्ड हो रहा है, और ये डे बुक जो नॉर्मल डे बुक है वहां पर जाके रिकॉर्ड हो जाएगा, तो 47,000, ठीक है। अच्छा, अब बाकी जो बच गया जिसका अप्रूवल नहीं आया वो बैलेंस दिखेगा, ठीक है। तो बैलेंस को हम लोग क्या लिखेंगे, टू बैलेंस CD बोल के लिख दो, कितना आ जाएगा 13,000, ठीक है। यहाँ ये वाला कौन सा था, ये था अप्रूव्ड, ठीक है। अब ये टोटल करने से दोनों साइड ही इतना आ जाएगा 77,000। 77,000, ठीक है। तो ये इस तरह से रिकॉर्ड होगा, तो ये तो एंट्री से फिर भी समझ जाओगे, लेकिन इसका कंसेप्ट तभी समझ पाओगे अगर ये वाला चीज जो मैंने बताया इसको एक बार देखोगे, ठीक है, तो जरूर समझ जाओगे कि किस तरह से होगा। अदरवाइज अप्रूवल होने पे थोड़ी ना कोई एंट्री होता है, लेकिन हम लोग तो एंट्री बेसिस पे कर नहीं रहे, क्योंकि हमारा जो सेल है वो न्यूमरसली हो रहा है, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे, इसी वजह से इस तरह से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। देखो, तो ये वाला टॉपिक हम लोग का कंप्लीट हो गया, ठीक है, सेल और रिटर्न बेसिस जो था। अच्छा, अब हम लोग जो दूसरा टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे दैट इज एवरेज ड्यू डेट, ठीक है, ये वाला स्टार्ट करेंगे। देखो, एवरेज ड्यू डेट, ठीक है। तो मुझे जस्ट इतना बताओ कि ड्यू डेट क्या होता है, क्या तुम लोग कुछ बताना चाहोगे कि ड्यू डेट क्या होता है, कुछ भी जो भी समझ में आ रहा है। जितने तारीख के अंदर रिपेमेंट या पेमेंट करना पड़ता है, जो एक हाँ स्पेसिफाइड डेट दिया हो जाए।
हाँ, जब हमें कुछ पेमेंट करने के लिए, जैसे मान लो हम लोगों ने बोला कि हम लोग 1 वीक बाद पेमेंट कर देंगे, तो 1 वीक बाद जो डेट आएगा दैट इज द ड्यू डेट। ठीक है, ड्यू डेट जैसे मान लो किसी ने लोन लिया है, तो लोन का ईएमआई जो है एक पर्टिकुलर डेट पे ड्यू होता है, जैसे मान लो हर मंथ के 7th को या फिर हर मंथ के 11th को। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया ड्यू डेट। या फिर घर पे इलेक्ट्रिक बिल आता है ना, वो उसका भी तो ड्यू डेट देखोगे, बिल खोल के देखो, उसमें ड्यू डेट लिखा हुआ रहता है। ठीक है, कि इतने तारीख के अंदर आपको पे करना है, आप अगर ये तारीख क्रॉस कर जाओगे तो आपका इतना फाइन लग जाएगा। ये हो जाता है ड्यू डेट। ऐसा थोड़ी ना जिस दिन बिल आया उसी दिन पे करना है, ऐसा नहीं होता है। वो एक टाइम पीरियड रहता है कि आज बिल आया तो कम से कम 10 दिन हाथ में रहता है कि इतने दिन के अंदर हमें पे करना होता है। ठीक है, तो ड्यू डेट, और ड्यू डेट के आगे अगर पे कर देते हैं तो उसमें कुछ रिबेट भी मिल जाता है। ठीक है, फिर ऑनलाइन में इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करोगे उसका थोड़ा कुछ रिबेट ज्यादा होता है, जाके करोगे अलग अलग सब, वो अलग चीज हो गया। बट ड्यू डेट का मतलब वही है कि जब हमें पेमेंट करना पड़ेगा जिस डेट पे, दैट इज कॉल्ड ड्यू डेट। ठीक है, अब ड्यू डेट का एवरेज करना है हमें। अब ये कंसेप्ट क्यों आया, ड्यू डेट का एवरेज का कंसेप्ट क्यों आया, देखो मार्केट में इतने सारे सेल परचेज होते रहते हैं, कोई भी मैटर हो। ठीक है, प्रोडक्ट सेल हो या कुछ भी हो। ठीक है, जैसे मैंने अभी लोन का भी बताया, नॉर्मली यहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट सेल वाला ही देखेंगे कि अगर कुछ सेल परचेज हो रहा है तो इतना सारा डेट होता है, तो इतना सारा डेट हमें याद रखना पड़ेगा। जैसे देखो मान लो मिस्टर ए है, ठीक है, मिस्टर ए है ये, ठीक है, और ये है मिस्टर बी। ठीक है, इन दोनों में सेल परचेज होता है। ठीक है, इन दोनों में सेल परचेज होता है, तो फिलहाल हम मान लेते हैं कि मिस्टर ए जो है वो परचेजर है। ठीक है, मिस्टर ए जो है वो परचेजर है और मिस्टर बी जो है वो सेलर है। ठीक है, मिस्टर बी जो है वो सेलर है। इसका मतलब मिस्टर ए को क्या मिलेगा, मिस्टर ए हो गए पेयर। ठीक है, पेमेंट करना पड़ेगा किसको, मिस्टर बी को, क्योंकि इन ये रिसीवर हो गए। ठीक है, ये रिसीवर हो गए। तो मिस्टर ए और मिस्टर बी में रिलेशन क्या हो गया, ये हो गए, हम लोग बोल सकते हैं ये परचेस करते हैं हमेशा मिस्टर बी से, लेकिन ऐसा हो जरूरी नहीं, मिस्टर बी भी परचेस कर सकता है, लेकिन हम एक जस्ट एग्जांपल जो दे रहे हैं उसमें ये दिखा रहे हैं कि मिस्टर ए जो है वो मिस्टर बी से परचेस करते हैं, मिस्टर बी का जो भी प्रोडक्ट बिकता है। ठीक है, तो ये सेलर है तो ये रिसीव करते हैं पैसा। अब मान लो इन्होंने कब कब परचेस किया है, देखो एक किया है 29th ऑफ जैन को, ये ड्यू डेट दिखा रहे हैं। ठीक है, हम एक बार लिख लेते हैं फिर बताते हैं। 15,000, अच्छा यहाँ पर हो गया 5th ऑफ अक्टूबर 10,000। ठीक है, यहाँ पर हो गया 7th ऑफ अक्टूबर 2021 2000। ठीक है, अब मान लो कि इनका ड्यू डेट है, ये सब मैंने क्या लिखा है, ये सब मैंने ड्यू डेट लिखा है। मिस्टर ए ने जो भी परचेस किया है मिस्टर बी से अलग अलग डेट पे, तो मिस्टर ए को मिस्टर बी को देना है ड्यू डेट। ड्यू डेट इन दोनों में डिसाइड हो गया है, तो मिस्टर ए को पता है कि उनको 29th को एक पेमेंट करना है, 29th ऑफ सितंबर को 5,000 पेमेंट करना है मिस्टर बी को, और मिस्टर बी को ये पता है कि मुझे 29th ऑफ सितंबर 2021 में एक 5,000 का पेमेंट रिसीव होने वाला है मिस्टर ए से। ठीक है, अच्छा 30th सितंबर को अगर इनको पेमेंट करना है तो इनको भी याद रखना पड़ेगा कि मुझे 15,000 मिलने वाला है। अब एक कस्टमर तो होते हैं नहीं, ठीक है, किसी का एक कस्टमर भी नहीं हो सकता है, किसी का एक क्रेडिटर भी नहीं हो सकता है, लोग अलग अलग जगह से खरीद सकते हैं। ठीक है, अब इनको देखो याद रखना पड़ेगा कि मुझे 5th ऑफ अक्टूबर को पे करना है और इनको 5th ऑफ अक्टूबर को रिसीव होना है 10,000। ठीक है, और 7th ऑफ अक्टूबर को भी एक पेमेंट रिसीव होने वाला है 2,000 का, तो टोटल इनको 32,000 देना है ऐसे, और इनको टोटल 32,000 रिसीव होने वाला है इस डेट पे। ठीक है, ये इनका पेड करने वाला ड्यू डेट और इनका रिसीव करने वाला ड्यू डेट हो गया। अब देखो ये तो मैंने 4-5 ही लिखा, लेकिन बहुत जब ट्रांजैक्शन होता है कितना सारा डेट हो सकता है, कितने सारे कस्टमर हो सकते हैं, इतना सारा चीज याद रखना कितना डिफिकल्ट हो जाता होगा। सोचो कि अगर कोई बोलेगा कि हम ऑनलाइन में करते हैं तो भी तो याद रखना पड़ेगा कौन सा घर पे, मान लो जैसे इलेक्ट्रिक का बिल होता है, वही बहुत से लोग जो है याद नहीं रख पाते हैं, बोल बोल के याद रख पाना पड़ता है, याद नहीं रख पाते हैं कि कब कौन सा डेट आ जाएगा पेमेंट, किसी का रेंट चलता है तो रेंट, किसी का ईएमआई वगैरह तो वो अटैच रहता है, वो कट होते जाता है, लेकिन अगर हमें खुद से पे करना हो, ठीक है, तो इतने सारे डेट, इतने सारे ट्रांजैक्शंस, और जिसको रिसीव करना है उसके लिए भी हेडेक है, जिसको पे करना है उसके लिए भी हेडेक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग
क्या इतने सारे ड्यू डेट के बदले एक ऐसा ड्यू डेट नहीं निकाल सकते हैं जिस डेट पे करने से और जिस डेट पे रिसीव करने से ना तो मिस्टर ए को कोई लॉस है ना तो मिस्टर बी को कोई लॉस है। जैसे देखो यहाँ पर मिस्टर बी बोल सकते हैं कि आपको अगर 32,000 का मेरे से परचेस करना ही है, अगर आपको ये पहले से ही पता है, आप एक काम करो, पहले ही मुझे पेमेंट कर दो, ठीक है, पहले ही मुझे पेमेंट कर दो और अपनी जरूरत के हिसाब से लेके जाओ। तो ये मिस्टर ए के लिए लॉस है। क्यों लॉस है? क्योंकि देखो पैसा बिजनेस के हिसाब से सोचो, पैसा आउटफ्लो कर दोगे तो बिजनेस में रोल कैसे करोगे, पैसे का रोलिंग कैसे करोगे? पैसा रहेगा तभी ना उसको इन्वेस्ट करते हुए उससे प्रॉफिट कमाओगे। तो बिजनेस का रूल्स क्या होता है पता है? बिजनेस का रूल्स होता है कि डेटर से जितना मिले उतना अच्छा है, क्रेडिटर को जितना डीले में पे कर। ऐसा नहीं कि इसका मतलब हम नहीं बोल रहे अनएथिकल बात है कि पे ही मत करो, ये नहीं है, लेकिन ये एक टेंडेंसी होता है कि पैसा जितना जल्दी मिले ठीक है, और मतलब हमें क्रेडिट पीरियड जितना ज्यादा मिले उतना हम खुश हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि पैसा रहेगा तो उसमें बिजनेस में लगाएंगे, रोल करते जाएंगे पैसे को, और इससे हमारा बिजनेस आगे बढ़ेगा। अब अगर मान लो कि मिस्टर बी बोल रहे हैं ठीक है आप एक काम कीजिए, आप मुझे ये सारा पैसा दे दीजिए 7 तारीख को, ठीक है, तो ये सॉरी 7 तारीख तो आ ही रहा है, 7 तारीख लास्ट आ रहा है। अब मान लो मिस्टर ए को बोला जा रहा है आप ये 5,000 और 15,000 के साथ साथ ये दोनों पेमेंट भी मुझे कर दीजिए, ठीक है, ये दोनों पेमेंट भी मुझे कर दीजिए। तो मिस्टर ए के लिए लॉस है। और मिस्टर बी को अगर बोला जाए आपको ये पेमेंट, ये जो 32,000 का टोटल पेमेंट बन गया ये हम आपको 7th को ही पे कर देंगे, तो इसके लिए मिस्टर बी का लॉस है। क्यों? मिस्टर बी को 29 सितंबर में ये मिलने वाला था, अगर ये पूरा पैसा यहाँ पर मिलेगा तो वो अपना बिजनेस कैसे रन करवाएंगे? ये तो पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे करके तो फिर नेगोशिएशन हो पाना मुश्किल है। तो हमें एक ऐसा डेट ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा डेट ढूंढना पड़ेगा जिस डेट पे करने से दोनों में से किसी को भी लॉस नहीं होगा। इस तरह के डेट को बोला जाता है एवरेज ड्यू डेट, ठीक है, एवरेज कर देना। जैसे मान लो तुम लोग का एक रिजल्ट है, मार्कशीट है, जैसे 10 का मान लो, 12 का मान लो, हम बोल रहे हैं 10 12 का मान लो, तो वहां पर 10 स्पेशली जब 12 का रिजल्ट लेके तुम लोग कॉलेज में जाते हो एडमिशन होने के लिए, तो क्या अलग अलग सब्जेक्ट का मतलब बताते हो कितना कितना मिला है? मतलब वो फॉर्म फिलअप में कर सकते हो, वो बात अलग है, लेकिन जब भी आसपास किसी से कोई पूछता है कि कितना नंबर मिला, तो क्या अलग अलग बताते जाते हो? नहीं, एक परसेंटेज बता देते हो कि मुझे इतना परसेंट मार्क्स मिला है, 60%, 70%, 50%, 80%, 90%, जो भी जिसको मिला है बताते हो। तो उससे पूरा मार्कशीट को प्रेजेंट कर देते हो कि मुझे इतना मिला है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है किसी को 60% मिला है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हर एक सब्जेक्ट में 60 मिला है, नहीं, वो तो एक ऐसा नंबर है, क्योंकि एवरेज ऐसा एक डिजिट होता है, ऐसा एक नंबर होता है जो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर एक सब्जेक्ट में हम लोगों को कितना मिला है, 60 मिला है। जैसे मान लो अगर मैंने तुम लोग का एक टेस्ट लिया 20 में, एक जन को मिला 18, और एक सब्जेक्ट में मान लो मैंने 2 सब्जेक्ट का टेस्ट लिया 10 10 मार्क्स का, सपोज 10 और 10 मार्क्स का लिया, तो एक सब्जेक्ट में मिला, सपोज एक सब्जेक्ट में मिला 5 और एक सब्जेक्ट में मिला सपोज यहाँ पर 7, ठीक है, तो 7 + 5 कितना हो गया? 12। इसका एवरेज कर लेते 6, तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि हमें हर एक सब्जेक्ट में 6 मिला, एवरेज 6 मिला? लेकिन देखो किसी भी सब्जेक्ट में 6 नहीं मिला, अगर ओरिजिनली देखोगे एक में 5 मिला, एक में 6 मिला, एवरेज सॉरी 7 मिला। एवरेज नंबर क्या है? इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस टोटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन एक्चुअली ऐसा हो ऐसा जरूरी नहीं है। अब कभी कभी हो भी सकता है, जैसे एक में 6 मिला, दूसरे में भी 6 मिला, इसका एवरेज करोगे तो 6 ही मिलेगा, वो तो डिपेंड कर रहा है अगर ऐसा हो जाता है। मतलब एवरेज क्या है? एक ऐसा नंबर है जो बाकी पूरे चीजों को रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पर ड्यू डेट का एवरेज निकालेंगे, एक ऐसा डेट हम लोग कैलकुलेट करेंगे जिस डेट पे करने से ना तो मिस्टर ए को लॉस है ना तो मिस्टर बी को लॉस है, मतलब ना तो सेलर को ना तो बायर को, ठीक है। तो ये डेट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा उसके लिए ये चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, एवरेज ड्यू डेट, ठीक है। तो इसमें कैसे करके कैलकुलेट होता है वो पहले थोड़ा सा लिखवा देते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन के साथ समझेंगे कि किस तरह से होगा। तो देखो पहले यहाँ पर थोड़ा सा लिख लो कि एवरेज ड्यू डेट का मतलब क्या होता है। पॉइंट 1 में लिखो एवरेज ड्यू डेट मीन्स such equated date on which a single total payment
may be made in lieu of different payment on different dates without any loss or gain of interest to either पार्टी। तो देखो क्या लिखा है, एवरेज ड्यू डेट का मतलब होता है एक ऐसा इक्वेटेड डेट, मतलब पेमेंट को इक्वल कर देगा या रिसिप्ट को इक्वल कर देगा। मतलब अगर हम लोग इंडिविजुअली भी पे करें तो जितना होगा, हम लोग उस डेट पे भी पे करेंगे तो उतना ही होगा, ठीक है। मतलब अमाउंट का बात नहीं कर रहे हैं, मतलब लॉस गेन कुछ नहीं होगा। ऑन विच ए सिंगल टोटल पेमेंट में बी मेड इन ल्यू ऑफ डिफरेंट पेमेंट, अलग अलग डेट पे अलग अलग पेमेंट ना करके हम लोग एक सिंगल पेमेंट कर सकते हैं एक सिंगल डेट पे, ठीक है। विदाउट एनी लॉस और गेन ऑफ इंटरेस्ट टू आइदर पार्टी, किसी भी पार्टी को लॉस या गेन नहीं होगा। अब इंटरेस्ट का बात क्यों हुआ, अगर हम लोग देरी में पेमेंट करते हैं तो हमसे इंटरेस्ट लिया जाता है, और अर्ली करते हैं तो हमें रिबेट दिया जाता है। तो वही चीज बोल रहा है, ना तो किसी का इंटरेस्ट का लॉस होगा ना तो किसी को इंटरेस्ट का गेन होगा, फिर भी वो डेट जो है उस पे करने से इंडिविजुअली पे करने का इम्पैक्ट ही हमें दिखेगा, ठीक है। हम प्रूव करके दिखा देंगे, देखते हैं आज कितना सा हम लोग कंप्लीट कर पाते हैं। सेकंड लिखेंगे, एवरेज ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। एवरेज ड्यू डेट इक्वल टू बेस डेट प्लस माइनस टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ अमाउंट। अभी लिखते जाओ, ठीक है। जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो हम समझा देंगे सारा चीज, एक बार लिखवा देते हैं नोट्स। बेस डेट कैसे होता है, बेस डेट क्या होता है, कैसे सिलेक्ट किया जाता है, देखो। हाउ टू सिलेक्ट बेस डेट, ठीक है। ये जो बेस डेट का बात मैंने लिखवाया, ये कैसे सिलेक्ट होगा। पॉइंट 1, इफ गिवन इन क्वेश्चन, ये मैंने क्वेश्चन लिखा है, ठीक है। इफ गिवन इन क्वेश्चन देन फॉलो द क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में ही दे दिया है तो क्वेश्चन फॉलो करेंगे। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट देन taken the earliest due date of the given transaction। फिर फोर्थ नंबर पॉइंट, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज काउंट करना पड़ता है इस क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे। बेसिकली ये उतना अकाउंटिंग बेस्ड है नहीं चैप्टर, ठीक है। इसमें कुछ डेबिट क्रेडिट ये सब का नहीं चाहिए हमें, ये नॉर्मल एक मतलब बोल सकते हो मैथमेटिक्स टाइप चैप्टर है, ठीक है। तो नंबर ऑफ डेज इज काउंटेड फ्रॉम, जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज वगैरह होता है वैसे, फिर भी वहां एंट्री होता है, यहाँ पर एंट्री कुछ रहेगा नहीं। काउंटेड फ्रॉम द बेस डेट टू द ड्यू डेट फॉर ईच ट्रांजैक्शन, excluding base date। Fifth number, if due date is a holiday,
अगर ड्यू डेट हॉलीडे हो जाता है तो दो तरह से इसे डिवाइड किया जाता है। सडन हॉलीडे है कि पब्लिक हॉलीडे। पब्लिक हॉलीडे होगा तो हमें पहले से पता होता है, जैसे कि 15 अगस्त, 26 जैन, 2 अक्टूबर, ठीक है। और पब्लिक हॉलीडे इंक्लूडिंग संडे भी आ जाता है इसमें, इंक्लूडिंग संडे, क्योंकि हमें पता है संडे कोई ऑफिशियल काम होने वाला है नहीं। तो इसमें ड्यू डेट क्या हो जाएगा? ड्यू डेट इक्वल 1 डे बिफोर द ड्यू डेट। नेक्स्ट लिखेंगे, ये देखो इसके बाद वाला लिख रहे हैं, ठीक है। ये ए, फिर इसके बाद बी। फॉर सडन हॉलीडे, तो उसमें ड्यू डेट हो जाएगा, मतलब ड्यू डेट के दिन अगर सडन हॉलीडे आ गया तो सडनली हुआ है तो हमें तो नहीं पता, तो उसके बाद वाला दिन हमें मिल जाता है 1 डे आफ्टर द ड्यू डेट। एक दिन बाद पेमेंट करने का मौका मिलेगा या फिर एक दिन बाद रिसीव होगा। और नेक्स्ट करते हैं फॉर्मेट। डेट, ड्यू डेट, अमाउंट, नंबर ऑफ डेज, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हो जाएगा अमाउंट इनटू नंबर ऑफ डेज। ठीक है, ये फॉर्मेट में हमें क्वेश्चन सॉल्व करना। अच्छा, कितने तरह का होगा? देखो, ट्रांजैक्शन, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट where one party is involved. Calculation of average due date where two parties are involved. जैसे देखो, वन पार्टी इन्वॉल्व का मतलब हो गया, जैसे मैंने ये जो एग्जांपल लिया था, यहाँ पर एक ही पार्टी एक पार्टी से परचेस करे। देखो, वैसे तो टू पार्टी तो हमेशा इन्वॉल्व होगा, विदाउट टू पार्टी ट्रांजैक्शन कैसे हो सकता है? मतलब यहाँ पर मैंने बोला ए ओनली परचेजर, बी ओनली सेलर, लेकिन ऐसे भी हो सकता है ए परचेजर भी है बी के लिए और सेलर भी है, मतलब ए बी दोनों एक दूसरे से सेल परचेस करते हैं, तब जाके ये वाला पॉइंट होता है कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट वेयर टू पार्टीज आर इन्वॉल्व, मतलब दोनों ही दोनों से सेल परचेस कर रहे हैं। नेक्स्ट हो जाएगा कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट वेयर अमाउंट इज पेड इन इंस्टॉलमेंट। और डी नंबर पे कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट फॉर डिटरमाइनिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है, ये चार तरह का ट्रांजैक्शन हमें ट्रांजैक्शन पे एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट करने
सीखना पड़ेगा, ठीक है। ये 4 तरह के ट्रांजैक्शन के ऊपर। अच्छा, तो पहले ये इस पे एक क्वेश्चन करके देखते हैं, एक ही होगा, एक क्वेश्चन आज करके देखते हैं, देखो कैसे होगा। ये रहा पहला इलास्ट्रेशन 1, क्या बोला है देखो, द फॉलोइंग आर द अमाउंट्स ड्यू ऑन डिफरेंट डेट्स इन बिटवीन द सेम पार्टीज, ठीक है। तो सेम पार्टीज मतलब 500 पे करना है किसी को रिसीव करना है, ठीक है, 3 जुलाई को, तो 800 2 अगस्त को, 1000 11th ऑफ सितंबर को। सजेस्ट ए डेट ऑन विच ऑल द बिल्स मे बी पेड आउट विदाउट एनी लॉस ऑफ इंटरेस्ट टू आइदर पार्टी। एक ऐसा डेट बताओ कि जिस दिन हम लोग ये सारा पेमेंट कर सकते हैं एक साथ और जिससे किसी का लॉस या प्रॉफिट ना हो, ठीक है। तो ये देखो दिखाते हैं कैसे होगा, और इस पे प्रूफ भी हो जाएगा लॉस या प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग यहाँ पर पहले लिखेंगे, ये एक 5 मार्क्स का आता है क्वेश्चन, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट। छोटा छोटा क्वेश्चन होता है इस पे। तो देखो क्या क्या कॉलम बनेगा, एक डेट, देखो कॉलम कैसे याद रखोगे, डेट का कॉलम तो इसीलिए बनेगा क्योंकि हमें डेट तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है, डेट का कॉलम बनेगा। और क्या कॉलम बनेगा यहाँ पर, ड्यू डेट का, ठीक है, ड्यू डेट का। तो डेट जो है वो ड्यू डेट मतलब डेट ऑफ ट्रांजैक्शन और ड्यू डेट, ठीक है। अब डेट ऑफ ट्रांजैक्शन अगर क्वेश्चन में नहीं है तो नहीं लिखेंगे, ड्यू डेट लिखेंगे, उस ट्रांजैक्शन डेट का ड्यू डेट, ठीक है। फिर अमाउंट, ठीक है, कितना वैल्यू का ट्रांजैक्शन हो रहा है, ये 3 तो कॉमन बात हो गया। अब बाकी जो है फॉर्मेट जो है मेथड के हिसाब से है, डेट ड्यू डेट अमाउंट, ये तो नॉर्मल बात हो गया। नंबर ऑफ डेज क्यों होता है अभी सीख लेते हैं, और प्रोडक्ट, नंबर ऑफ डेज और प्रोडक्ट, ये देखो नंबर ऑफ डेज और प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन जो है पहला वाला, इसमें देखो ये ड्यू डेट ही दे रखा है, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन कुछ नहीं दे रखा है, ठीक है। तो ड्यू डेट ही हम लोग लिख लेंगे, 4 ट्रांजैक्शन है, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन नहीं दे रखा है। तो ड्यू डेट का यहाँ पर, ड्यू डेट का देखो क्या क्या है, 3 जुलाई 2 अगस्त 11 सितंबर। तो 3 ऑफ जुलाई, 3 जुलाई, 2 ऑफ अगस्त और 11th ऑफ सितंबर, ठीक है। ये वाला नहीं होगा, बस 3 ही था। अमाउंट लिख लेते हैं, अमाउंट में है 500 800 1100, तो 11 था कि 1000 था, 1000 था। अच्छा, 500 800 और 1000, ठीक है। अच्छा, टोटल कर लेते हैं, टोटल हो जाएगा हम लोग का 8 और 5 13 2300, ठीक है। ये अमाउंट आ गया, मतलब ये टोटल पेमेंट होगा, ठीक है। अच्छा, अब नंबर ऑफ डेज का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखो मैंने लिखवाया था, नंबर ऑफ डेज का मतलब क्या होता है। नंबर ऑफ डेज का मतलब, नंबर ऑफ डेज इज काउंटेड फ्रॉम द बेस डेट। तो बेस डेट बात आ गया, तो पहले बेस डेट ढूंढो। बेस डेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, या तो क्वेश्चन में गिवन रहेगा, बट ये क्वेश्चन में देखो कुछ भी नहीं बोला इसके अलावा इंफॉर्मेशन, यानी बेस डेट इस क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, ठीक है। और अगर बेस डेट नहीं दे रखा है तो इफ क्वेश्चन इज साइलेंट देन टेक इन द अर्लीस्ट ड्यू डेट ऑफ द गिवन ट्रांजैक्शन। तो जो ट्रांजैक्शन हमारा गिवन है उसमें अर्लीस्ट ड्यू डेट को हमें बेस डेट मानना है, तो इसमें अर्लीस्ट ड्यू डेट कौन सा है ये बताओ, अर्लीस्ट ड्यू डेट कौन सा है, सबसे पहला ड्यू डेट कौन सा है, 3 जुलाई, है ना। ये अर्लीस्ट ड्यू डेट, तो हम लोग इसको बेस डेट कौन सा मानेंगे, इसको तो यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग 3 जुलाई एज बेस डेट, ठीक है, बेस डेट मान लिया। अब सेकंड क्या करना है, देखो पहले हम लोग प्रोसेस में चलते हैं, फिर हम प्रूव करके दिखाएंगे कि क्यों ये मेथड हम लोग फॉलो कर रहे हैं, पहले कर लेते हैं, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। तो देखो हम लोग बेस डेट ढूंढ लिए, अब हमें नंबर ऑफ डेज काउंट करना है फ्रॉम बेस डेट टू द ड्यू डेट फॉर ईच ट्रांजैक्शन। हर एक ट्रांजैक्शन के लिए हमें डेज काउंट करना है कि बेस डेट से लेके उस ट्रांजैक्शन डेट तक, बेस डेट से लेके उस ट्रांजैक्शन डेट तक कितना डेज हो रहा है ये हमें कैलकुलेट करके बताना है, लेकिन एक्सक्लूडिंग द बेस डेट, ठीक है, एक्सक्लूडिंग द बेस डेट। तब मुझे बताओ, ये हटा देते हैं, पहला बेस डेट कौन सा है, 3 जुलाई, पहला ट्रांजैक्शन डेट भी है 3 जुलाई, तो 3 जुलाई से लेके 3 जुलाई कितना दिन होता है, वैसे सिर्फ 3 जुलाई एक दिन होता है, लेकिन हमें बेस डेट को एक्सक्लूड करना है, तो यहाँ पर कितने डेज होंगे,
कैसे काउंट करना है देखो, हमें 0 3 जुलाई से 3 जुलाई काउंट करने पे हमें 0 आता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये वाला बताओ, यहाँ पर 3 जुलाई से लेके 2 अगस्त तक कितना दिन होगा, कैसे काउंट करना पड़ेगा। तो जुलाई कितने दिन का होता है, मतलब 31 का होता है कि 30 का होता है, पहले ये सोचो। मैम 31। 31, तो ये देखो 31 माइनस 3 कर देंगे तो जुलाई का जितना दिन बचा प्लस अगस्त का 2 दिन 2 अगस्त, तो कितना दिन हो गया मैम 30। 30, ठीक है। इस तरह से करना है, कैसे करना है, 37 से लेके 28 तक काउंट करना है, लेकिन एक्सक्लूडिंग 37। तो 37 को एक्सक्लूड करने के लिए मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दिया, क्योंकि अगस्त में टोटल 31 होता है, वहां से 3 दिन हटा देंगे, ठीक है। तो ये हो गया। फिर 11 सितंबर तक कैसे काउंट करेंगे, 31 से 3 पहले हटा देंगे, 31 से 3, तो ये अगस्त का, सितंबर का 30 होता है। लेकिन हमें कितना लेना है, सॉरी पहले तो जुलाई लिखना चाहिए ना मुझे, ये जुलाई हो गया, ये जुलाई का, ठीक है। अगस्त का कितना होता है, अगस्त 31 का होता है कि 30 का होता है, मैम 31। 31, ठीक है। और सितंबर का 11, तो कितना हो गया, टोटल करो 70। 70, ठीक है। अब हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट हमें नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट कर लिया। अब ड्यू डेट में कुछ हॉलीडे वगैरह वाला हमारा यहाँ पर पॉइंट आया नहीं था, ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोगों को प्रोडक्ट कैलकुलेट करना पड़ता है, प्रोडक्ट मतलब अमाउंट इंटू नंबर ऑफ डेज। देखो प्रोडक्ट का मतलब हो जाएगा अमाउंट इंटू नंबर ऑफ डेज, तो अमाउंट इंटू नंबर ऑफ डेज, ठीक है। तो पहला वाला अमाउंट इतना, नंबर ऑफ डेज इतना, तो 0, ठीक है। अमाउंट इतना, नंबर ऑफ डेज इतना, 800 इंटू 30 कितना हो गया, 24,000। 1000 इंटू 70 कितना हो गया, 70,000। तो टोटल करेंगे, टोटल ऑफ प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा 70 और 20 94,000, ठीक है। ये हो गया 94,000। अब देखो हमें फॉर्मूला क्या बोला था कि एवरेज ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, देखो बेस डेट एवरेज ड्यू डेट इक्वल टू बेस डेट, हम लोग यहाँ पर प्लस ही लेंगे, एक बार माइनस क्यों नहीं लेंगे वो हम बाद में बताएंगे, अभी नहीं बताते, वो माइनस जब नेगेटिव आता है तब लेते हैं। मतलब अगर देखो, अगर हम लोग 3 जुलाई को बेस डेट नहीं मानते, अर्लीस्ट डेट को इसीलिए क्या हम लोग ये सब डेट मानने से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, होगा। अगर 2 अगस्त को मानोगे तो 2 अगस्त से यहाँ से 2 अगस्त से यहाँ तक, 2 अगस्त से यहाँ तक कैलकुलेट करना पड़ेगा, बट उसमें कैलकुलेशन टफ हो जाएगा, एक तो रिवर्स में जाके तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ऊपर से माइनस में आएगा आंसर, ठीक है, माइनस डेज में आ जाएगा। तो इसी वजह से ये हमें फॉलो नहीं करना है, हमें हमेशा या तो क्वेश्चन जो बेस डेट बोलेगा वो तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि फॉलो क्वेश्चन हमें करना है। लेकिन अगर हम लोग खुद से कैलकुलेट करेंगे, हमेशा अर्लीस्ट वाला लेंगे ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो, क्योंकि अगस्त के आगे जुलाई ऐसे कैलकुलेट करना हमारे लिए मुश्किल होता है, जबकि जुलाई अगस्त ऐसे हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग सिंपल कैलकुलेशन रखने के लिए हमेशा अर्लीस्ट ड्यू डेट को हम लोग बेस डेट रखेंगे, ये हो गया रीजन, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है, बेस डेट प्लस यहाँ पर हो जाएगा टोटल ऑफ प्रोडक्ट, टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ अमाउंट, ठीक है। अब कैसे कैलकुलेशन होगा, बेस डेट जो हम लोगों ने माना है वो लिखेंगे 3 जुलाई, बेस डेट जो हम लोगों ने माना है 3 जुलाई। टोटल ऑफ प्रोडक्ट है 94,000 और टोटल ऑफ अमाउंट है 2,300। अब दोनों को डिवाइड करो, डिवाइड करने से कितना आ रहा है, देखो मुझे अप्रोक्सीमेशन के साथ ही बताओ, देखो कितना आ रहा है, 40 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, देखो 41 हो रहा है। हाँ 40.86 हम लिखते हैं एक बार अप्रोक्स, ये क्या आ गया, ये आ गया डेज, ठीक है, ये डेज में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट देखो ये मल्टीप्लाई हो गया अमाउंट इंटू नंबर ऑफ डेज, ठीक है, और डिवाइडेड बाय अमाउंट, तो अमाउंट इंटू देखो अमाउंट इंटू नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड बाय अमाउंट अगर होता है, डिवाइडेड बाय अमाउंट होता है तो अमाउंट अमाउंट कैंसिल हो जाता है ना, तो आंसर नंबर ऑफ डेज में ही आएगा। क्यों आंसर नंबर ऑफ डेज में आया, ये देखो ये क्या था, अमाउंट और नंबर ऑफ डेज का प्रोडक्ट, और ये नीचे था अमाउंट, अगर कुछ वैल्यू ना लिख के जस्ट हम लोग लैंग्वेज में इसको लिखे तो देखो अमाउंट अमाउंट कैंसिल, नंबर ऑफ डेज में आंसर आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड कर रहे हैं ना तो नंबर ऑफ डेज में आंसर आ जाएगा, तो इसी वजह से नंबर ऑफ डेज में आंसर आएगा। अब यहाँ पर इसको हम लोग 81 लिखेंगे, सॉरी 41 लिखेंगे, वो बात सही है, लेकिन एक पॉइंट और भी मुझे बताना है, ये सही है, ये 41 डेज होगा,
इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ये 40.86 के जगह 40.2 होता तो हम लोग 40 डेज लेते हैं मैथ्स के हिसाब से। लेकिन इस चैप्टर में ये चीज हमें नहीं फॉलो करना है। इस चैप्टर में अगर पॉइंट आता है, पॉइंट के बाद जितना भी आए, पॉइंट समथिंग कुछ आता है, तो हम लोग जस्ट उसके बाद वाला डिजिट लेंगे। यहाँ पर मैथ्स वाला कंसेप्ट फॉलो नहीं करेंगे कि पॉइंट के बाद 5 या उससे ज्यादा आया तभी हम लोग यहाँ पर राउंड ऑफ करेंगे 1 डिजिट, ऐसा नहीं। अगर 40.1 भी आएगा तो भी हमें 41 डेज ही लेना है, ठीक है। 40 डेज नहीं लेना है, ये सिर्फ इस चैप्टर के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी अप्रोक्सीमेशन आएगा तो हम लोग एक डिजिट आगे ऐड करके राउंड ऑफ करेंगे, तो 41 डेज आ गया। अब 3 जुलाई से हमें 41 डेज तक कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे? जुलाई 31 का होता है, 31 माइनस 3 कितना हो गया? 28 डेज, ठीक है। हम लोगों को कितना दिन करना है? 41 डेज लाना है। तो यहाँ पर कितना लाएंगे? जुलाई, ये हो गया जुलाई। जुलाई के बाद आता है अगस्त। कौन सा डेट आएगा? कौन सा डेट आएगा? कैसे कैलकुलेट करोगे? यहाँ अगर हम लोग 41 डेज लाना चाहते हैं तो यहाँ पर बोलो बैलेंस करके कितना दिन ऐड करना पड़ेगा ताकि 41 डेज हो जाए। माइनस करके देख लो। मैम 13 12 होगा ना? 12 13 अगस्त होगा। 13 होगा, हाँ 13 हो रहा है। अच्छा, तो ये अगस्त का 13 हो गया। 13 डेज मतलब डेट कौन सा आ गया? 13th ऑफ अगस्त, ठीक है। डेट कौन सा आ गया? 13th ऑफ अगस्त, ये ड्यू डेट है। और इस डेट पे अगर सारा का सारा पेमेंट किया जाएगा तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, ठीक है। कैसे? देखो, जस्ट छोटा सा पॉइंट है, ये समझा देते हैं तो तुम लोग को क्लियर हो जाएगा कि क्यों ऐसा होगा। तो ये तो प्रोसेस हो गया, ऐसे हमें कैलकुलेट करना चाहिए। अब अगर हम लोग 13th ऑफ अगस्त को पे करेंगे, मुझे ये बताओ कि कौन से पेमेंट में लॉस होगा और कौन से पेमेंट में गेन होगा। तो 3 जुलाई का पेमेंट अगर 13 अगस्त को करेंगे, क्या इसमें बेनिफिट नहीं है? जो पे कर रहा है उसको सोचो, तुम्हें 3 जुलाई को पेमेंट करना था लेकिन तुम वो पेमेंट 30 अगस्त को करोगे, तो तुम्हारे लिए बेनिफिट है कि नहीं? पेमेंट वाले की तरफ से सोचेंगे, और अगर रिसीवर वाले की तरफ से सोचेंगे तो लॉस है। अगर मुझे 3 जुलाई को पैसा देना है लेकिन मुझे ये ऑफर मिल रहा है कि हम 13 को भी दे सकते हैं, तो क्या मेरे लिए ये बेनिफिट नहीं है? मुझे टाइम और भी मिल गया। सोचो ना, मुझे टाइम तो और भी मिल गया। जुलाई का पैसा अगस्त में देंगे, बोलो बेनिफिट है कि नहीं? यहाँ पर क्या है? यहाँ पर देखो, बोल रहा है सजेस्ट ए डेट ऑन विच बिल्स मे बी पेड आउट विदाउट एनी लॉस ऑफ इंटरेस्ट टू आइदर पार्टी। तो यहाँ पर कोई भी एक तरह से हम लोग सोच सकते हैं, या तो रिसीवर की तरह सोचो या तो मतलब पेमेंट करने की तरह से सोचो। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर लॉस और गेन कब कब हो सकता है, किसी भी एक तरीके से सोचो। अगर हम लोग 13 अगस्त को पे करेंगे ये सारा पेमेंट, ठीक है, सॉरी ये सारा पेमेंट अगर 13 अगस्त को हम लोग पे करेंगे तो हम लोग का बेनिफिट या लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, इसमें अगर हम लोग पेयर की तरह सोचते हैं, अगर हम लोग पेयर की तरह सोचते हैं, सोचो तुम्हें 13 तारीख को पैसा देने के लिए बोला जा रहा है, 3 तारीख वाला पैसा 13 तारीख को दोगे, तो बेनिफिट है कि नहीं? पेयर की तरह सोचो, बिल्कुल बेनिफिट है, ठीक है। और 2 अगस्त का पैसा 13 अगस्त को देना है, फिर से बेनिफिट है। लेकिन 11 सितंबर का पैसा अगर 13 अगस्त को देना है तो क्या बेनिफिट है कि लॉस है? बोलो। 11 सितंबर का पैसा लॉस अगर है। लॉस है ना? तो इसमें लॉस है, लेकिन ये डेट ऐसा है जो कि ना तो बेनिफिट देगा दो डेट को, ना तो लॉस देगा, इक्वल हो जाएगा। देखो कैसे, ये देखो, यहाँ पर हम लिखते हैं लॉस ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। लॉस ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर कब हो रहा है? अगर हम लोग किसके तरह सोच रहे हैं, हम लोग परचेजर की तरह सोच सकते हैं, या फिर हम लोग मतलब या तो हमें पैसा मिल रहा है ऐसे सोच सकते हैं, या तो हमें पैसा देना है ऐसे सोच सकते हैं, ठीक है। कोई भी एक तरीके से सोचते हैं। और अगर इंटरेस्ट रेट जो है, इंटरेस्ट रेट एजम्पशन ले लेते हैं, सपोज है एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, मतलब अगर डीले करेंगे तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा और पहले दे देंगे तो इंटरेस्ट हमें मिलेगा, मतलब रिबेट मिलेगा, ठीक है। तो देखो, लॉस ऑफ इंटरेस्ट कब होगा? तो अगर हम लोग 13 अगस्त को पे कर रहे हैं तो लॉस ऑफ इंटरेस्ट होगा हम लोग का 11 सितंबर के लिए। तो ये देखो, 13 अगस्त से लेके 11
सितंबर तक का, ठीक है। तो यहाँ पर कितने पे लॉस होगा, 1000 रुपीज पे, ठीक है। 1000 रुपीज पे हम लोग लॉस कैलकुलेट करेंगे, तो 1000 इंटू 5%, ठीक है। और ये टाइम पीरियड कितना टाइम हो रहा है, 13 अगस्त से लेके 11 सितंबर कितना टाइम हो रहा है, देखो अगस्त मतलब 31 माइनस 13 कर लो जितना हो रहा है, प्लस 11 डेज कितना हो जाएगा, ये माइनस करने से 18 हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया 29 डेज, तो 29/365, ठीक है। तो इसमें कितना आ रहा है, कैलकुलेट करके देखो, मुझे बताओ कितना आ रहा है। ₹1000 पे 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट, 29/365 कितना आ रहा है, देखो बताओ कितना आ रहा है। बोलो कितना आ रहा है। इसका मतलब हम लोग ये कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, देखो कि अगर जो पेयर है वो 11 सितंबर का पैसा 13 को पे कर देगा, तो उसके लिए तो क्या है, उसके लिए लॉस है ना, तो उसका लॉस कितना हो रहा है वो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो बोलो कितना हो जाएगा, यहाँ पर अमाउंट कितना आ रहा है, देखो 3.97 आ रहा है, मतलब हम लोग अप्रोक्सीमेशन 4 रुपीज बोल सकते हैं, ठीक है। और गेन ऑफ इंटरेस्ट क्या हो रहा है, गेन ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है 3 जुलाई और 2 अगस्त का, देखो 3 जुलाई से लेके 13 अगस्त का, और 2 अगस्त से लेके 13 अगस्त का, ठीक है। तो इसका कैलकुलेट करते हैं, तो इसमें देखो इसका कितना अमाउंट था 500, देखो 3 जुलाई वाला जो ट्रांजैक्शन था उसमें 500 था अमाउंट, तो 500 इंटू 5% इंटू यहाँ पर 365, और यहाँ से यहाँ कितना दिन होता है, तो 3 जुलाई, जुलाई का पूरा यहाँ पर माइनस कर लेते हैं, 31 माइनस 3, तो कितना हो गया 28, और अगस्त का 13 डेज, तो 31, ठीक है। ये कितना हो गया 31 नहीं 41 हो रहा है, तो 41 इसका कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। इसका कैलकुलेट करने पे आ जाएगा हम लोगों का 2.80, ठीक है। और यहाँ पर 800 रुपीज है, 5% करके देखो, यहाँ पर 365, और ये कितना हो रहा है 2 अगस्त, मतलब 31 - 2 जितना होगा, और प्लस अच्छा ये 2 अगस्त से 13 अगस्त, तो फिर 31 का तो कोई मतलब नहीं बनता है, तो 13 - 2 करेंगे ना, तो ये हो गया 11 डेज, है ना, 11 डेज। तो यहाँ पर देखो 1.20 आएगा, दोनों को ऐड करो 4 रुपीज आ जाएगा, ठीक है। ये गेन हो गया, ठीक है, ये गेन हो गया। तो इसका मतलब देखो जितना गेन हो रहा है, देखो जितना गेन हो रहा है उतना ही लॉस हो रहा है, तो दोनों क्या हो गया, एडजस्ट हो गया। मतलब आइदर पार्टी के तरफ से सोचो, एक पार्टी के लिए 4 रुपीज का गेन है, एक पार्टी के लिए 4 रुपीज का लॉस है, देखो क्यों, क्योंकि इस पे हम लोग कुछ इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम लोग बोल रहे हैं 13 अगस्त को पे करने से हम लोगों का ना कोई प्रॉफिट है ना कोई लॉस है, ऐसा हो जाएगा। क्योंकि देखो जो पेयर है वो बोलेगा 13 अगस्त को मुझे पैसा देना है, लेकिन हम 11 सितंबर वाला 13 अगस्त को क्यों दे, लेकिन तुम्हें ये भी तो बेनिफिट मिल रहा है, तुम 3 और 2 जुलाई वाला 13 अगस्त को दे रहे हो। तो ऐसा लग सकता है जो रिसीवर है उसको कि जो पे कर रहा है उसका एक बेनिफिट हो रहा है, वो 11 सितंबर का पैसा, सॉरी वो उसका बेनिफिट ये हो रहा है कि वो ये दो पेमेंट अगस्त में कर रहा है, जुलाई का पेमेंट अगस्त में कर रहा है, और 2 अगस्त का पेमेंट 13 अगस्त को कर रहा है, ये बेनिफिट दिखेगा रिसीवर को। और जो परचेजर है मतलब जो पेयर है उसको क्या बेनिफिट दिखेगा, रिसीवर के लिए जो पेयर है उसको ये बेनिफिट दिखेगा, देखो तुम्हें 3 जुलाई का पैसा और 2 अगस्त का पैसा भले ही देरी से मिल रहा हो, लेकिन तुम्हें 11 सितंबर का तो पैसा आगे मिल गया, तुम्हें मुझे रिबेट नहीं देना पड़ रहा है, ठीक है, ये चीज हो जा रहा है। लेकिन एक्चुअली यहाँ पर रिबेट या फिर इंटरेस्ट चार्ज किए बिना, रिबेट प्रोवाइड किए बिना सेम ही आ रहा है, क्योंकि लॉस और गेन दोनों जो है एक ही अमाउंट हो रहा है, इसीलिए ना तो किसी का लॉस है 11 सितंबर के लिए, ना तो किसी का गेन है 11 सितंबर के लिए, ठीक है। और यहाँ पर भी अगर देखो मतलब दोनों के तरफ से देखो, 11 सितंबर का पैसा अगर 13 अगस्त को पे होता है, तो जो पेयर है वो बोलेगा मुझे रिबेट दो, ठीक है,
वो बोलेगा मुझे रिबेट दो, क्योंकि हम पहले पे कर रहे हैं। तो फिर ये भी तो हो गया कि ये दोनों पैसे तुम देरी से दे रहे हो तो इसके लिए इंटरेस्ट भरो। तो इंटरेस्ट और रिबेट दोनों अगर बराबर हो गया तो न्यूट्रल हो गया ना। तो इसी वजह से ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना तो लॉस हो रहा है किसी का भी। तो 13 अगस्त को पे करने से ये डेट जैसे भी हमें क्यों ना दिखे तो किसी आइदर पार्टी का लॉस या गेन नहीं होगा। ये देखो, ये है, यहां से हम लोग चेक करके देख सकते हैं। तो लॉस ऑफ इंटरेस्ट अगर होता तो इस पे होता, और गेन ऑफ इंटरेस्ट अगर होता इस पे होता। तो मैंने यहाँ पर पेयर के हिसाब से दिखाया, जैसे भी सोचो। तो इसमें क्या हो गया, दोनों चीज क्या हो गया, एडजस्ट हो गया। अगर दोनों ही 4 है, 4 का प्रॉफिट 4 का लॉस, तो जीरो, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ आइदर पार्टी के लिए। ना तो पेयर ये बोल सकता है कि मुझे रिबेट नहीं मिला, ना तो रिसीवर ये बोल सकता है कि मुझे इंटरेस्ट नहीं मिला, क्योंकि उसका भी जितना लॉस हो रहा है इसका भी उतना ही लॉस हो रहा है। तो दोनों मिला के एक जैसा हो जा रहा है, सेटअप हो जा रहा है। इसका मतलब ये एक ऐसा डेट है जिस डेट पे करने से कुछ भी लॉस प्रॉफिट नहीं होगा, सेम चीज होगा जो हम लोग अलग अलग डेट पे करने से होता। यानी पर्टिकुलर ड्यू डेट पे करने से तो ना कोई रिबेट ना कोई हमारा इंटरेस्ट, तो वही चीज हो जाएगा अगर हम लोग 13 अगस्त को पे करेंगे। लेकिन इसे कैसे कैलकुलेट करना है, इस तरह से कैलकुलेट करना है। ठीक है, एवरेज ड्यू डेट इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। इसका बेनिफिट जो है, ये जो दिख रहा है ये एनालिसिस है, इसको एग्जाम में नहीं करना होता है। एग्जाम में तुम लोगों से बस इतना ही पूछता है, लेकिन समझना तो चाहिए कि क्या हुआ। तो ये हुआ कि हम लोगों का 4 रुपीज का इंटरेस्ट चार्ज कर सकते थे एज अ हम लोग रिसीवर, और गेन मतलब रिबेट जो है 4 रुपीज देना पड़ता। तो बात तो एक ही हो गया, रिबेट 4 रुपए देना पड़ता और 4 रुपए का इंटरेस्ट चार्ज कर पाते, तो दोनों न्यूट्रल हो गया। ये मैंने रिसीवर की तरफ से बोला। और पेयर की तरफ से देखो, पेयर बोलता मुझे 4 रुपीज इंटरेस्ट देना पड़ता और मुझे 4 रुपीज का रिबेट मिलता, तो दोनों बराबर हो गया। तो कोई भी लॉस नहीं है, दोनों की तरफ से देखो कोई भी लॉस नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों पार्टी की तरफ से हमें सोचना पड़ेगा। तो इसीलिए 13 अगस्त जो है ये परफेक्ट एवरेज डेट है, जिस दिन पे अगर हम लोग पे करेंगे और इंडिविजुअली जो पे करते हैं, दोनों में किसी तरह का डिफरेंसेस नहीं होता है। आई होप कि समझ में आया। बोलो, अब आगे आगे जैसे करोगे और भी समझ में आएगा, लेकिन क्या मतलब ये कंसेप्ट समझ में आया, ये लॉस और गेन का, तब ये चैप्टर का जिस्ट समझ में आएगा। बाकी तो देखो ये फॉर्मेट है, इस पे तो करते जाओगे तो क्वेश्चन होता जाएगा, वो बड़ा बात नहीं है। लेकिन क्यों 13 अगस्त का कोई लॉस नहीं हुआ 13 अगस्त चूज करने पे, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है शायद कि लॉस हो रहा है किसका। अगर पेयर के तरफ से देखो तो उसका 11 सितंबर का पैसा आगे चला जा रहा है, और अगर रिसीवर के तरफ से देखो तो उसे 3 और 2 अगस्त का पैसा, 3 जुलाई और 2 अगस्त का पैसा 13 को मिल रहा है। तो वो बोल सकता है मुझे इंटरेस्ट मिलना चाहिए, और जो पेयर है वो बोल सकता है मुझे एक गेन मिलना चाहिए, मुझे एक रिबेट मिलना चाहिए इस डेट के लिए। लेकिन देखो दोनों के लिए वो 4 रुपीज ही आ रहा है। ठीक है, तो ना तो लॉस है ना तो गेन है, 13 अगस्त को न्यूट्रल हो जा रहा है। बोलो समझ में आया, आज इतना ही करेंगे। बोलो थोड़ा सा समझ में आया कि नहीं आया। यस मैम। हाँ मैम। ठीक है, यस मैम। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं। तुम लोग ये वाला थोड़ा सा एनालिसिस खुद से करके देखो, नेक्स्ट दिन हम और भी थोड़ा एनालिसिस करके बताएंगे अलग इंटरेस्ट रेट लेके। ठीक है, आज इतना सा ही बताएं, नेक्स्ट दिन और एनालिसिस करके बताएंगे, फिर क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं। थैंक यू मैम। अच्छा, बाय।